एक मॉडर्न बॉस लेडी अचानक पहुंच गई 1987 में, जहां उसे जबरदस्ती शादी से बचते हुए एक कोल्ड डेप्यूटी कमांडर को अपना बनाना था। लेकिन ये लड़की सिर्फ उसका दिल ही नहीं जीतेगी, अपना बिजनेस खड़ा करेगी, एनिमीज की बैंड बजाएगी और इस पत्थर दिल कमांडर को ऐसा दीवाना बनाएगी कि वो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। एक मॉडर्न बॉस लेडी अचानक पहुंच गई 1987 में, जहां उसे जबरदस्ती शादी से बचते हुए एक कोल्ड डेप्यूटी कमांडर को अपना बनाना था। लेकिन ये लड़की सिर्फ उसका दिल ही नहीं जीतेगी, अपना बिजनेस खड़ा करेगी, एनिमीज की बैंड बजाएगी और इस पत्थर दिल कमांडर को ऐसा दीवाना बनाएगी कि वो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं 1987 में रोंगहुआ के माता पिता उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने आए हैं। वे गुस्से में बताते हैं कि फू फैमिली के साथ उसकी सगाई तोड़ी जा चुकी है, इसलिए अब उसे घर लौटकर जाओ, फैमिली में शादी करनी होगी। लेकिन रोंगहुआ साफ मना करते हुए कहती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी। उसकी माँ गुस्से में उस पर हाथ उठाती है और उसे मरा होने का नाटक करने वाली बदतमीज लड़की कहती है। वो धमकी देती है कि घर लौटने के बाद उसे अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। घर वाले उस पर अपने छोटे भाई को परेशान करने का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। रोंगहुआ उनसे पूछती है कि जब उन्होंने पहले ही उसकी शादी फू चांगचिंग से तय कर दी थी, तो अब वे उसे झाओ तियान्यू जैसे आदमी के साथ क्यों भेजना चाहते हैं। इसी दौरान रोंगहुआ को समझ आता है कि वो सच में समय के पीछे 1987 में पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, वो उसी नाम वाली दूसरी रोंगहुआ के शरीर में आ गई है। सामने खड़े लोग उसके असली माता पिता नहीं हैं, इसलिए जब उसकी माँ दोबारा उसे मारने आती है तो रोंगहुआ उसका हाथ रोककर उसे पीछे धकेल देती है। उसका भाई तुरंत चिल्लाता है कि रोंगहुआ अपनी माँ पर हाथ कैसे उठा सकती है। रोंगहुआ जवाब देती है कि यह औरत उसकी माँ नहीं है। वो आसपास जमा गांव वालों को बुलाकर सबके सामने पूरी बात खोल देती है। रोंगहुआ बताती है कि ये दोनों अपने बेटे के लिए नया घर बनाना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए, इसलिए वे अपनी बेटी को एक ऐसे आदमी से शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं जो शराब पीता है और महिलाओं को मारता है। बदले में इन्हें बड़ा ब्राइड प्राइस मिलेगा। वो गाँव वालों से पूछती है कि क्या ऐसे लोग सच में माता पिता कहलाने के लायक हैं। उसके घर वाले फिर भी उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। तब रोंगहुआ उनसे पूछती है कि क्या वे पढ़ना जानते हैं। वे कहते हैं कि उनका बेटा स्कूल गया है, इसलिए वो कागज पढ़ सकता है। रोंगहुआ फू फैमिली के साथ हुआ मैरिज एग्रीमेंट सामने रख देती है। उसमें साफ लिखा है कि फू फैमिली ने 500 युआन दिए थे और अगर सगाई तोड़ी गई तो 10 गुना पैसा लौटाना पड़ेगा। रोंगहुआ हिसाब लगाकर बताती है कि अब इन्हें 5000 युआन लौटाने होंगे। ये रकम सुनते ही उसके माता पिता घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। रोंगहुआ बड़ी शांति से कहती है कि वो उनके साथ घर चलने को तैयार है, लेकिन पहले वे 5000 युआन का इंतजाम कर लें। वो ताना मारती है कि अगर वे अपने बेटे को बेच भी दें तब भी शायद इतना पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद रोंगहुआ उन्हें तुरंत वहाँ से निकलने को कहती है। वो बोलती है कि अगर वे नहीं गए तो वो पुलिस बुलाकर घर में जबरदस्ती घुसने की शिकायत करेगी। उसके माता पिता उसे देख लेने की धमकी देकर आखिरकार वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही रोंगहुआ परेशान होकर सोचती है कि ये सब उसके साथ कैसे हो गया। वो समय के पीछे आई भी तो एक ऐसी लड़की के शरीर में जिसकी जिंदगी पहले से ही प्रॉब्लम से भरी हुई है। तभी उसे पता चलता है कि फू चांगचिंग ने अपनी माँ के लिए एक लेटर भेजा है। फू चांगचिंग की माँ उससे पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ, तो रोंगहुआ बात संभालते हुए कहती है कि रास्ते में एक कुत्ते की वजह से गिर गई थी। इसके बाद चांगचिंग का लेटर पढ़ा जाता है। उसमें वो अपनी माँ की अच्छी सोच के लिए उनका शुक्रिया करता है, लेकिन साफ लिखता है कि फिलहाल उसका शादी करने का कोई प्लान नहीं है। वो केवल अपने देश की सेवा करना चाहता है, इसलिए उसकी तरफ से उस लड़की से माफी मांग ली जाए जिससे माँ उसकी शादी करवाना चाहती हैं। लेटर के आखिर में चांगचिंग अपना नाम लिखता है। उसकी माँ परेशान होकर कहती है कि इतनी अच्छी लड़की को मना करके आखिर उसे क्या मिलेगा, क्या वो पूरी जिंदगी अकेला रहने वाला है। दूसरी तरफ रोंगहुआ को ये रिजेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह सोचती है कि उसकी पिछली जिंदगी में हमेशा आदमी ही उसके पीछे घूमते थे, लेकिन यहाँ आते ही एक आदमी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो मन ही मन फू चांगचिंग से कहती है कि उसने सफलतापूर्वक उसका इंटरेस्ट जगा दिया है। अब जब उसके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह भी नहीं है तो वो देखेगी कि फू चांगचिंग को अपना कैसे बनाना है। एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है जहां अगली परफॉर्मेंस के रूप में नानी वान गाना अनाउंस किया जाता है। वांग जिमैंग की डांस परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद लियू मैन डिप्टी कमांडर फू चांगचिंग से पूछती है कि उसे जिमैंग का डांस कैसा लगा। वो बताती है कि जिमैंग ने 3 महीने से ज़्यादा समय तक इसकी प्रैक्टिस की थी और ख़ास तौर पर चांगचिंग को दिखाने के लिए ये परफॉर्मेंस तैयार की थी। जिमैंग उसे ऐसी बातें न करने को कहती है, लेकिन लियू मैन नहीं रुकती। वो कहती है कि पुराने समय से हीरो के साथ एक खूबसूरत लड़की ही अच्छी लगती है,
इसलिए डेप्यूटी कमांडर फू चांगचिंग और उनकी जिमेंगी की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। चांगचिंग उन महिलाओं से कहता है कि उन्हें ऐसी बातें करते समय अपने असर का ध्यान रखना चाहिए। जिमेंगी तुरंत बात संभालते हुए कहती है कि बाकी लड़कियां केवल मजाक कर रही थीं, इसलिए वो इन बातों को दिल पर न लें। तभी एक अनजान लड़की सूटकेस लेकर वहां पहुंच जाती है। वो सबके सामने कहती है कि उसे फू चांगचिंग से मिलना है। उसने पूरे रास्ते लोगों से पूछा और सभी ने बताया कि चांगचिंग यहीं मौजूद है। कल्चरल सेंटर की लड़कियां उसके कपड़ों, सूटकेस और चांगचिंग का पूरा नाम लेने पर सवाल उठाती हैं। वे कहती हैं कि उसमें बिल्कुल मैनर्स नहीं हैं। रोंगहुआ पलटकर जवाब देती है कि बिना जाने किसी के कपड़ों और व्यवहार पर फैसला सुनाना अगर मैनर्स हैं, तो फिर वे सच में बहुत अच्छे मैनर्स वाली हैं। इसके बाद वो सामने बैठे अधिकारियों को देखते हुए सीधे फू चांगचिंग को पहचान लेती है। चांगचिंग हैरान होकर पूछता है कि उसने उसे कैसे पहचाना। रोंगहुआ बताती है कि सभी ने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी है, लेकिन वो पहली रो में बैठा है। इसका मतलब वो कम से कम कोई लीडर तो है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसने फू चांगचिंग का नाम पुकारा, तब जिमेंगी ने बिना सोचे उसी की तरफ देखा था। चांगचिंग उसकी तेज नजर की तारीफ करता है। रोंगहुआ कहती है कि वो इतनी दूर अपनी तारीफ सुनने नहीं आई, वो यहाँ अपना सही रिश्ता मांगने आई है। वांग जियानगुओ तुरंत चांगचिंग का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि उसने कब से अपने रोमांटिक मामलों का बोझ उठाना शुरू कर दिया। रोंगहुआ खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि उसका नाम रोंगहुआ है और वो फू चांगचिंग की मंगेतर है। वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। एक महिला शिकायत करती है कि डिप्टी कमांडर की पहले से मंगेतर है, जबकि वो अभी तक सिंगल है। जिमेंगी के साथ ही रोंगहुआ के छोटे कपड़ों और खुले पेट का मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि ऐसी लड़की खुद को डिप्टी कमांडर की मंगेतर कैसे कह सकती है। फिर वो जिमेंगी की तारीफ करते हुए बताती है कि वो कल्चरल सेंटर की सबसे खास परफॉर्मर है। रोंगहुआ जैसी गांव से आई लड़की उसके साथ एक आदमी के लिए मुकाबला करने के लायक भी नहीं है। इतना कहकर वो रोंगहुआ पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रोंगहुआ तुरंत उसका हाथ रोककर पलटकर मार देती है। वो सबके सामने कहती है कि कल्चरल सेंटर की एक्ट्रेसेस बाहर से बहुत एलिगेंट बनने का नाटक करती हैं, लेकिन असल में उन्हें गुस्सा करना और लोगों को मारना ही आता है। ऐसी लड़की को रोंगहुआ को नीचा दिखाने का कोई हक नहीं है। जब कोई कहता है कि रोंगहुआ को भी इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था, तो वो बड़ी मासूमियत से अपनी गलती मान लेती है। फिर कहती है कि अगर चोट ज्यादा लगी है तो उसकी भरपाई उसका मंगेतर कर देगा। इसके बाद वो चांगचिंग की बाह पकड़कर प्यार से पूछती है कि चांगचिंग भाई उसे अकेला तो नहीं छोड़ेगा। चांगचिंग अपनी माँ के लेटर को याद करता है, जिसमें रोंगहुआ को शांत, सीधी, प्यारी और समझदार लड़की बताया गया था। सामने खड़ी रोंगहुआ को देखकर वो सोचता है कि शायद वो सारी तारीफें झूठी थीं। रोंगहुआ फिर उसकी और करीब आकर कहती है कि वो उसकी मंगेतर है, इसलिए चांगचिंग को खुद पता होना चाहिए कि वो नाटक कर रही है या नहीं। इतने सारे लोगों के सामने चांगचिंग बहस नहीं करना चाहता। वो उससे घर चलकर बात करने को कहता है। रोंगहुआ जाते जाते सभी से कहती है कि वे दोनों जल्दी में आए थे, इसलिए शादी की मिठाई नहीं ला सके। अगली बार वो सभी के लिए जरूर मिठाई लेकर आएगी। घर पहुंचते ही चांगचिंग सीधे रोंगहुआ से पूछता है कि उसका असली मकसद क्या है। रोंगहुआ बिना झिझके कहती है कि उसका मकसद उससे प्यार करना है। ये सुनते ही चांगचिंग घबरा जाता है और बोलता है कि एक लड़की इस तरह गुंडों जैसी बातें कैसे कर सकती है। रोंगहुआ उसे याद दिलाती है कि वे दोनों एंगेज्ड हैं। अपनी मंगेतर से प्यार की बात करना कोई गलत हरकत नहीं है। चांगचिंग कहता है कि उसने लेटर भेजकर पहले ही इस रिश्ते से मना कर दिया था। रोंगहुआ ये बात मान लेती है। वो बताती है कि शुरुआत में वो भी एंगेजमेंट तोड़ने ही आई थी, लेकिन चांगचिंग को सामने देखने के बाद उसका डिसीजन बदल गया। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है कि वो हैंडसम है, सीधा और फिट दिखता है, सैलरी भी अच्छी है और वो डिप्टी कमांडर भी है। इतना अच्छा आदमी उसके हाथ में आते आते निकल जाए, ये वो बिल्कुल नहीं होने देगी। चांगचिंग साफ कहता है कि अभी उसका शादी करने का कोई प्लान नहीं है। जबरदस्ती का रिश्ता मीठा नहीं हो सकता, इसलिए रोंगहुआ को हार मान लेनी चाहिए। वो रात को वांग जियानगुओ के घर रहने की बात करता है। रोंगहुआ को वो अपने घर में आराम से रुकने देता है और कहता है कि सुबह कुछ पैसे देकर उसे वापस भेज देगा। रोंगहुआ तुरंत उसे रुकने को कहती है। वो सोचती है कि ये आदमी बहुत जिद्दी है, इसलिए उसे थोड़ा और इमोशनल बनना पड़ेगा। वो चांगचिंग से कहती है कि वो जानती है कि वो बहुत अच्छा आदमी है, उसके पास इस घर के अलावा जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर उसके माता पिता को पता चल गया कि चांगचिंग ने एंगेजमेंट तोड़ दी है, तो वे उसे दोबारा उसी घटिया आदमी के साथ शादी करने पर मजबूर कर देंगे। वो आदमी शराब पीता है, जुआ खेलता है, दूसरी औरतों के पीछे जाता है और अपनी पत्नी को मारता भी है। उसके साथ शादी हुई तो रोंगहुआ की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी।
चांगचिंग को अपनी माँ के लेटर में लिखी बात याद आती है, जिसमें रोंगहुआ को जबरदस्ती शादी करवाने की बात बताई गई थी। रोंगहुआ उससे सिर्फ कुछ समय के लिए यहाँ रहने की परमिशन मांगती है। वो कहती है कि सिचुएशन शांत होते ही खुद यहाँ से चली जाएगी। आखिरकार चांगचिंग उसे रुकने की परमिशन दे देता है और आराम करने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, रोंगहुआ फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि उसे इतने बड़े घर में अकेले डर लग रहा है। चांगचिंग हार मानकर उसके लिए नहाने का पानी गर्म करने चला जाता है। रोंगहुआ पीछे से उसे शुक्रिया कहते हुए दुनिया का सबसे अच्छा आदमी बताती है। चांगचिंग के जाते ही वो मुस्कुराकर सोचती है कि ये आदमी कहता है कि इसे जीता नहीं जा सकता, लेकिन अब वो ज्यादा देर तक बचने वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद नहा रही रोंगहुआ बार बार चांगचिंग को आवाज देती है। चांगचिंग जब उसके पास आता है तो उसे बिना पूरे कपड़ों के बाहर देखकर घबरा जाता है। वो पूछता है कि रोंगहुआ ऐसे बाहर क्यों आ गई। रोंगहुआ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताती है कि वो अपना ब्रा साथ लाना भूल गई। वो चांगचिंग से सूटकेस में रखा सफेद वाला ब्रा निकाल कर देने को कहती है। चांगचिंग शर्माते हुए बोलता है कि वो एक जवान आदमी है और उससे ये काम करवाना सही नहीं है, लेकिन रोंगहुआ उसे सूटकेस में ब्रा की सही जगह बता देती है। चांगचिंग मजबूरी में उसे ढूंढ कर लाता है, लेकिन रोंगहुआ उसे अपनी तरफ देखते हुए पकड़ लेती है। वो पूछती है कि आखिर वो कब तक उसे ऐसे देखता रहेगा। चांगचिंग तुरंत नजरें हटा लेता है। रोंगहुआ उसे छेड़ते हुए कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, वे दोनों एंगेज्ड हैं, इसलिए वो उस पर गलत तरीके से छूने का केस नहीं करेगी। चांगचिंग दूर खड़े होकर ब्रा उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन रोंगहुआ कहती है कि वो उसके हाथ से बहुत दूर है। जब चांगचिंग थोड़ा पास आता है तो वो फिर कहती है कि अभी भी दूरी ज्यादा है और उसे और करीब आना पड़ेगा। इस छोटी सी बात से चांगचिंग पूरी तरह घबरा जाता है। रोंगहुआ मासूम बनकर पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों दिख रहा है और क्या उसे उसकी मदद चाहिए। चांगचिंग तुरंत मना करके कहता है कि वो खुद संभाल लेगा। वो रोंगहुआ को जल्दी सोने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाता है। रात को चांगचिंग घर के बाहर किसी को छिपते हुए पकड़ लेता है। वो आदमी वांग जियानगुओ होता है। चांगचिंग पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। जियानगुओ साफ बताता है कि वो उसकी मंगेतर को देखने आया है। दिन में वहाँ बहुत लोग थे, इसलिए उसे अपनी होने वाली भाभी से ठीक से बात करने का मौका नहीं मिला। वह घर की तरफ देखकर जोर से भाभी पुकारता है, लेकिन चांगचिंग उसे तुरंत बाहर जाने को कहता है। जियानगुओ शिकायत करता है कि चांगचिंग की होने वाली पत्नी है, जबकि वो अभी तक सिंगल है। अगर वो अपनी भाभी से किसी अच्छी लड़की का इंट्रोडक्शन मांग रहा है तो इसमें क्या गलत है। चांगचिंग उसे आवाज धीमी रखने को कहता है, लेकिन जियानगुओ फिर भी रोंगहुआ को अपना नाम बताकर चिल्लाता है कि वो अभी तक अनमैरिड है और उसके कोई बच्चे भी नहीं हैं। इससे पहले कि वो और कुछ कह सके, चांगचिंग उसे वहां से खींच कर ले जाता है। जियानगुओ को भेजने के बाद चांगचिंग रोंगहुआ के लिए क्विल्ट लेकर आता है। रोंगहुआ उससे पूछती है कि बाहर कौन था और वो अनमैरिड और बिना बच्चों वाली बात क्यों कर रहा था। चांगचिंग कोई लंबा जवाब दिए बिना उसे क्विल्ट देता है और गुड नाइट कहकर चला जाता है। अकेली रह गई रोंगहुआ खुश होकर सोचती है कि उसने सिचुएशन पूरी तरह अपने पक्ष में कर ली है। फू चांगचिंग आज नहीं तो कल उसका होकर ही रहेगा, लेकिन फिर उसे अपनी पिछली जिंदगी और अपनी कंपनी की याद आती है। वो सोचती है कि वहाँ उसके बिना कंपनी का क्या हाल हो रहा होगा। अगर वो यहाँ चांगचिंग को अपना बना भी लेती है तो उसके बाद अपनी जिंदगी में क्या करेगी। कुछ देर सोचने के बाद वो खुद को समझाती है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। अब जब उसे नई जिंदगी मिली है तो उसे वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहता है। रात को फू चांगचिंग एक सपना देखता है। सपने में रोंगहुआ उसे प्यार से अपने पास बुलाती है। चांगचिंग उसके करीब जाता है तो वो उसकी आंखों में देखकर कहती है कि वो सच में उसे पसंद करती है। रोंगहुआ लगातार उसके और करीब आती जाती है। तभी चांगचिंग घबराकर नींद से जाग जाता है। कुछ पल तक वो समझ नहीं पाता कि ये सिर्फ सपना था। फिर खुद से पूछता है कि वो रोंगहुआ के बारे में ऐसा सपना कैसे देख सकता है। इस पर आवाज होने के बाद वांग जियानगुओ अंदर आता है। मेज पर अच्छा ब्रेकफास्ट देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि सही समय पर पहुंचना जल्दी पहुंचने से ज्यादा अच्छा होता है। चांगचिंग उसे बताता है कि बर्तन में दलिया रखा है जिसे वो खुद निकाल सकता है, लेकिन सोया मिल्क और स्टीम्ड बन्स उसके लिए नहीं है। जियानगुओ दुखी बनने का नाटक करते हुए कहता है कि वो 10 साल से ज्यादा समय से चांगचिंग के साथ हर परेशानी में खड़ा रहा, लेकिन अब उसका दोस्त उसे ब्रेकफास्ट तक नहीं खाने दे रहा। चांगचिंग उसे ड्रामा बंद करने को कहता है। दोनों अपने पुराने रिश्ते और रैंक को लेकर मजाक करते हैं। जियानगुओ पूछता है कि चांगचिंग मैरिज रिपोर्ट कब सबमिट करने वाला है। चांगचिंग कहता है कि फिलहाल वो रिपोर्ट रोक कर रखना चाहता है। जियानगुओ उसे समझाता है कि रोंगहुआ इतनी खूबसूरत लड़की है और बिना किसी नाम या सही रिश्ते के उसके साथ रह रही। इससे साफ दिख रहा है कि चांगचिंग का व्यवहार रोंगहुआ के लिए बाकी लोगों से अलग है। अगर उसने जल्दी डिसीजन नहीं लिया
तो हाथाई लड़की उससे दूर भी जा सकती है। चांगचिंग मानता है कि उसने अभी आखिरी डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन अगर रोंगहुआ सच में उससे शादी करना चाहती है तो वो चाहता है कि रोंगहुआ उसे एक इंसान के रूप में पसंद करे। वो केवल इसलिए शादी न करे क्योंकि चांगचिंग उसे सुरक्षा या सहारा दे सकता है। ये सुनकर जियानगुओ हंसता है और कहता है कि चांगचिंग पूरी तरह गया काम से। तभी रोंगहुआ वहां आ जाती है। जियानगुओ उसे देखकर भाभी कहता है, लेकिन चांगचिंग तुरंत उसकी आंखें ढक देता है। वो मजाक में कहता है कि अगर उसने रोंगहुआ को देखा तो उसकी आंखें निकाल दे। चांगचिंग रोंगहुआ से कहता है कि घर में बाहर का आदमी मौजूद है और उसके कपड़े ठीक नहीं हैं। इसी बीच जियानगुओ ऑफर करता है कि वो रोंगहुआ को शॉपिंग करवाने ले जाएगा क्योंकि कैंप में आज उसका कोई खास काम नहीं है। रोंगहुआ बताती है कि वो सबसे पहले आंट फ्यू को टेलीग्राम भेजकर अपने सुरक्षित होने की खबर देना चाहती है। अगर उसने खबर नहीं दी तो आंट फ्यू परेशान होंगी। चांगचिंग उसकी बात मान लेता है। वो रोंगहुआ से पहले बैठकर ब्रेकफास्ट करने को कहता है। उसके बाद दोनों बाहर जाएंगे। घर से निकलते समय रोंगहुआ नोटिस करती है कि चांगचिंग उसे लगातार देख रहा है। वो सोचती है कि आखिर चांगचिंग उसे ऐसे क्यों देख रहा है। चांगचिंग कहता है कि उसने बहुत कम कपड़े पहने हैं और बाहर निकलने से पहले कपड़े बदलने चाहिए। इसके बाद दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड से गुजरते हैं। वहां मौजूद सैनिक रोंगहुआ को डिप्टी कमांडर की पत्नी समझकर खुश हो जाते हैं। वे चांगचिंग से कहते हैं कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है और उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। रोंगहुआ भी सभी सैनिकों को प्यार से हेलो कहती है। वांग जियानगुओ चांगचिंग से कहता है कि इस बार वो सच में बुरी तरह फंस चुका है। ट्रेनिंग करते सैनिक काउंटिंग जारी रखते हैं। कई जवान गर्मी की वजह से बिना शर्ट के एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन्हें देखकर रोंगहुआ सोचती है कि काफी समय बाद उसने इतने सारे जवान और फिट लड़के एक साथ देखे हैं। चारों तरफ यूथ और एनर्जी भरी हुई है। तभी चांगचिंग उससे पूछता है कि क्या वे सभी उसे अच्छे लग रहे हैं। रोंगहुआ बिना झिझके कहती है कि इसमें पूछने वाली क्या बात है। ये सुनते ही चांगचिंग एक प्लेटून लीडर को अपने पास बुलाता है। झांग दायोंग सामने आकर डिप्टी कमांडर से इंस्ट्रक्शंस मांगता है। चांगचिंग उसे अपने सैनिकों को ठीक से संभालने को कहता है। वो बोलता है कि सैनिकों को सैनिकों जैसा दिखना चाहिए। गर्मी चाहे कितनी भी हो, वे बिना शर्ट के ट्रेनिंग नहीं करेंगे। झांग दायोंग तुरंत सभी सैनिकों को कपड़े पहनने के लिए कह देता है। रोंगहुआ चांगचिंग का चेहरा देखकर समझ जाती है कि शायद ये आदमी जेलस हो रहा है। दूसरी तरफ सैनिक हैरान हैं क्योंकि वे हमेशा गर्मी में इसी तरह प्रैक्टिस करते थे। उन्हें समझ नहीं आता कि फू चांगचिंग आज अचानक इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो गया। तभी वांग जिमेंग चांगचिंग के पास आकर बताती है कि आज उसका बर्थडे है और हिम्मत जुटाकर उसे पार्टी में इनवाइट करती है। चांगचिंग उसकी बात पूरी होने से पहले ही कह देता है कि आज शाम उसके पास समय नहीं है। लियू मैन को उसका इतना सीधा रिफ्यूजल पसंद नहीं आता। वो कहती है कि ये सिर्फ एक बर्थडे पार्टी है। डिप्टी कमांडर को इतना दूर और ठंडा बनने की जरूरत नहीं है। जिमेंग ने बहुत हिम्मत करके उसे इनवाइट किया है। चांगचिंग जवाब देता है कि जब कोई किसी को इनवाइट करता है तो उसे मना किए जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। रोंगहुआ बीच में आकर कहती है कि चांगचिंग आज उसके साथ शॉपिंग करने वाला है, इसलिए सच में उसके पास समय नहीं है। जिमेंग दुखी बनते हुए चांगचिंग से माफी मांगती है। वो कहती है कि शायद उसने अपनी लिमिट पार कर दी। उसने सिर्फ ये सुना था कि चांगचिंग ने अभी तक मैरिज रिपोर्ट फाइल नहीं की, इसलिए उसे लगा कि चांगचिंग और रोंगहुआ का रिश्ता खत्म हो चुका है। चांगचिंग उसे साफ कहता है कि वे मैरिज रिपोर्ट दें या न दें, ये उन दोनों की प्राइवेट बात है। ये सुनकर लियूमैन रोंगहुआ पर भड़क जाती है। वो कहती है कि रोंगहुआ ने जरूर डिप्टी कमांडर के सामने उनके बारे में उल्टी सीधी बातें की हैं। तभी चांगचिंग अब जिमेंगी के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा। वो रोंगहुआ से पूछती है कि उसने आखिर कौन से तरीके इस्तेमाल किए जिनसे डिप्टी कमांडर उसके प्यार में सही और गलत भूल गया। रोंगहुआ बड़ी शांति से पूछती है कि क्या वो भी ये तरीके सीखना चाहती है। लियू मैन उसे शेमलेस और फीमेल हुलिगन कहती है। रोंगहुआ तुरंत चांगचिंग के करीब जाकर कहती है कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है और अब उन्हें वापस चलना चाहिए। जाते समय जिमेंगी की साथी रोंगहुआ से कहती है कि वो ज्यादा खुश न हो। चांगचिंग के दिल में पहले से कोई दूसरी लड़की है। वो सिर्फ फैमिली को खुश रखने और अपने गिल्ट की वजह से रोंगहुआ के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। वो दावा करती है कि चांगचिंग रोंगहुआ के लिए सीरियस नहीं है। उसके दिल में रहने वाली लड़की बहुत लंबे समय से वहाँ मौजूद है और रोंगहुआ किसी भी तरह उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये बात सुनकर रोंगहुआ के दिल में अचानक दर्द होता है। वो खुद को समझाती है कि ये फीलिंग शायद इस शरीर की असली मालकिन की है। फिर वो चांगचिंग से वहाँ से चलने को कहती है। मिलिट्री कैफेटेरिया में कुछ औरतें डिप्टी कमांडर की नई मंगेतर के बारे में गॉसिप कर रही हैं। उन्होंने सुना है कि पोस्ट ऑफिस पर रोंगहुआ ने कल्चरल सेंटर की कई लड़कियों को ऐसा जवाब दिया कि वे कुछ बोल ही नहीं पाईं।
एक महिला रोंगहुआ को फॉक्स स्पिरिट जैसी दिखने वाली लड़की बताती है। वो कहती है कि रोंगहुआ किसी अच्छी फैमिली से नहीं लगती। दूसरी महिला उन्हें हर दिन गॉसिप करने के बजाय कोई ढंग का काम करने को कहती है, लेकिन वे फिर भी रोंगहुआ के गांव से आने, उसके मैनर्स और उसकी खूबसूरती पर बातें करती रहती हैं। रोंगहुआ ये सब सुन लेती है। वो एक बर्तन में पानी लेकर गॉसिप करने वाली महिला के ऊपर डाल देती है। वो कहती है कि उसके मुंह से हर समय गंदगी निकलती रहती है, इसलिए वो उसका मुंह साफ कर रही है, वरना पूरी कैफेटेरिया खराब हो जाएगी। वो महिला रोंगहुआ को पागल और बदतमीज कहती है। रोंगहुआ जवाब देती है कि अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो वे कुछ ढूंढ लें। यहाँ बैठकर दूसरों के बारे में बातें करने से तो कोई भी काम बेहतर है। औरतें कहती हैं कि रोंगहुआ सिर्फ फू फैमिली के पैसों पर जी रही हैं। डिप्टी कमांडर ने उसके साथ मैरिज रिपोर्ट तक नहीं दी, इसलिए पता नहीं वो दिल से उससे कितनी नफरत करता होगा। ये सुनते ही रोंगहुआ उस महिला को थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि ये थप्पड़ उसे इंसानों की तरह बात करना सिखाने के लिए था। अगर उसने फिर गंदी बात की तो हर बार यही होगा। महिला रोंगहुआ से लड़ने दौड़ती है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। बाकी औरतें भी रोंगहुआ से पूछती हैं कि उसने मारने की हिम्मत कैसे की। रोंगहुआ सबको खुला चैलेंज देती है कि जिसे साथ में लड़ना है वो सामने आ जाए। वो सबके सामने अपना नाम लेकर कहती है कि आज के बाद अगर किसी ने पीछे से उसकी बातें की या उसके आदमी को बदनाम किया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। तभी फू चांगचिंग वहां पहुंचकर पूछता है कि क्या हुआ। रोंगहुआ कहती है कि वो ठीक है और अब कोई उसे आसानी से परेशान नहीं कर सकता। दूसरी औरतें तुरंत रोंगहुआ पर मारपीट करने और ठंडा पानी डालने का इल्जाम लगाती हैं। रोंगहुआ कहती है कि अब वे उल्टा उसे ही गलत साबित कर रही हैं। पूरी कैफेटेरिया ने सुना है कि गालियां पहले किसने दी थीं। चांगचिंग कहता है कि एक सैनिक किसी बेगुनाह पर झूठा इल्जाम नहीं लगाता। जब दोनों तरफ अलग कहानी सुनाई जा रही है तो सभी लोग कल पॉलिटिकल डिपार्टमेंट चलेंगे। वहां पता चल जाएगा कि कौन सही है। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का नाम सुनते ही दूसरी औरतें पीछे हट जाती हैं। वे कहती हैं कि इस छोटी सी बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है और फिर वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद रोंगहुआ कहती है कि उसका पेट भर गया और अब कुछ खाने का मन नहीं है। चांगचिंग उसे घर चलने को कहता है। वो वादा करता है कि घर पहुंचकर खुद उसके लिए खाना बनाएगा। घर लौटने के बाद चांगचिंग रोंगहुआ को बैठकर अपना गुस्सा शांत करने को कहता है। वो खुद किचन में उसके लिए खाना बनाने चला जाता है। रोंगहुआ के दिमाग में जिमेंगी की कई बातें घूम रही हैं कि चांगचिंग के दिल में कोई दूसरी लड़की है और वो सिर्फ फैमिली की वजह से रोंगहुआ का साथ दे रहा है। इसी दौरान उसे एक पुरानी फोटो दिखाई देती है। रोंगहुआ उस फोटो में मौजूद लड़की को देखकर सोचती है कि शायद यही वो लड़की है जो चांगचिंग के दिल में रहती है। कुछ देर बाद चांगचिंग खाना तैयार करके लाता है। रोंगहुआ एक बाइट लेकर उसकी कुकिंग की तारीफ करती है, फिर जानबूझकर कहती है कि डिप्टी कमांडर की कुकिंग तो काफ़ी अच्छी है। लगता है उसने पहले भी अपने दिल में रहने वाली उस लड़की के लिए कई बार खाना बनाया होगा। ये सुनते ही चांगचिंग बुरी तरह हकलाने लगता है। वो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि रोंगहुआ किस बारे में बात कर रही है। फिर अचानक याद आने का नाटक करता है कि यूनिट में कुछ ज़रूरी काम बाकी है। वो रोंगहुआ को अकेले खाना खाने के लिए कहकर जल्दी से बाहर निकल जाता है। रोंगहुआ पीछे से देखती है कि चांगचिंग इतनी जल्दी में है कि किचन वाला एप्रन भी उतारना भूल गया। वो सोचती है कि एक छोटी सी बात पर इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने का मतलब यही है कि वो उस फोटो वाली लड़की को सच में बहुत पसंद करता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की रोंगहुआ के दरवाजे पर आती है। पूछने पर वो अपना नाम लिन शियाओयान बताती है। उसका पति डिप्टी कमांडर के नीचे कंपनी कमांडर है। आज कैफेटेरिया से उनके घर में काफ़ी फ्लावर मिला था और उसका परिवार पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए वो कुछ फ्लावर रोंगहुआ को देने आई है। रोंगहुआ उसका शुक्रिया करके उसे अंदर बुलाती है। लिन कहती है कि वो सिर्फ फॉर्मल बातें करने नहीं आई। उसने कैफेटेरिया में हुआ पूरा झगड़ा देखा था और उसे लगता है कि रोंगहुआ बाकी औरतों से अलग है। वो बताती है कि कंपाउंड में रोंगहुआ को लेकर कई बातें हो रही हैं। लोग कहते हैं कि डिप्टी कमांडर उसका खर्च उठा रहा है और वो खुद कोई काम नहीं करती। ऐसी बातें सुनकर लिन को भी बुरा लगता है। लिन अपनी जिंदगी के बारे में बताते हुए कहती है कि कभी वो यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी, वो खुद कुछ करना और बनना चाहती थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी मिलिट्री कंपाउंड और किचन तक रुक गई है। हर दिन चूल्हे के आसपास घूमते हुए उसे घुटन महसूस होती है। रोंगहुआ सोचती है कि फू चांगचिंग के दिल की बात अभी साफ नहीं है, इसलिए कुछ समय के लिए उसे जीतने वाला प्लान साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना बेहतर होगा। वो लिन से पूछती है कि क्या वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ चूल्हे के आसपास गुजारना चाहती है। लिन कहती है कि उसका मन तो नहीं है, लेकिन उसके पास न मौका है, न पैसा और न कोई उसे आगे बढ़ाने वाला। रोंगहुआ तुरंत कहती है कि उसके पास एक मौका है, पैसा वो लगाएगी और काम करने की टेक्निक भी उसे आती है। अब फैसला लिन को करना है कि क्या वो उसके साथ अपनी पसंद की जिंदगी बनाने का रिस्क ले सकती है।
लिन पूछती है कि वे दोनों आखिर करेंगी क्या। रोंगहुआ सिर्फ एक शब्द में जवाब देती है, डिजर्ट्स। रोंगहुआ और लिन लोकल पेस्ट्री काउंटर पर जाकर वहाँ बिक रहे स्नैक्स को देखती हैं। सेलर बड़ी अकड़ से कहता है कि पूरे इलाके में ऐसी चीज सिर्फ उसी के पास मिलती है, खरीदनी है तो खरीदो वरना चले जाओ। रोंगहुआ पेस्ट्री को ध्यान से देखकर तुरंत उसमें कई प्रॉब्लम्स निकाल देती है। फ्लावर खराब क्वालिटी का है, रेसिपी काफी पुरानी है और इस्तेमाल किया गया ऑयल भी फ्रेश नहीं है। सेलर उसे बहुत नखरे करने वाली लड़की कहता है। उसका कहना है कि हर पेस्ट्री शॉप ऐसे ही काम करती है। रोंगहुआ कहती है कि वो सिर्फ पेस्ट्री बनाना ही नहीं जानती बल्कि इससे 10 गुना बेहतर बना सकती है। उसके स्नैक्स क्लीन होंगे, अच्छी चीज़ों से बनेंगे और उनकी खुशबू दूर तक जाएगी। वो कॉन्फिडेंटली कहती है कि 3 दिन के अंदर वो ऐसी पेस्ट्री बना देगी कि कोई इस काउंटर पर वापस नहीं आएगा। लिन डरते हुए पूछती है कि किसी के सामने उसके बिजनेस को ऐसा चैलेंज देना ठीक है या वो मार खाना चाहती है, लेकिन रोंगहुआ का ध्यान सेलर से ज्यादा लिन पर है। वो लिन से पूछती है कि क्या वो पूरी जिंदगी लोगों से नीचा दिखना चाहती है, क्या वो हमेशा कंपाउंड में बंद रहना चाहती है। ये सिर्फ गुस्से में लिया गया डिसीजन नहीं है बल्कि एक प्रॉपर बिजनेस प्लान है। रोंगहुआ को एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए और लिन को अपना सपना दोबारा शुरू करने का मौका। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि दोनों मिलकर डिजर्ट्स बनाएंगी, साफ तरीके से काम करेंगी और अपने काम से सभी गॉसिप करने वालों का मुंह बंद कर देंगी। लिन आखिरकार तैयार हो जाती है। वो कहती है कि अगर वे फेल भी हुई तो कम से कम दोबारा शुरुआत कर सकती हैं। काम शुरू होते ही लिन रोंगहुआ से पूछती है कि अंडों को अलग करने के बाद क्या करना है। रोंगहुआ उसे एक ही डायरेक्शन में अंडे फेंटने को कहती है। वो समझाती है कि अंडे में अच्छे से फोम बनना जरूरी है क्योंकि इसी से केक सॉफ्ट और फ्लफी होगा। लिन ध्यान से उसकी हर बात मानती है। वो हैरान होकर कहती है कि उसे कभी नहीं पता था कि केक इस तरह भी बनाया जा सकता है। कुछ समय बाद उनका पहला बैच तैयार हो जाता है। रोंगहुआ लिन को टेस्ट करने के लिए कहती है। केक खाते ही लिन बहुत खुश हो जाती है। वो इसे अपनी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट केक बताती है। रोंगहुआ कहती है कि वे हमेशा सिर्फ केक नहीं बनाएंगी, वो फूजियान और ताइवान के ट्रेडिशनल फ्लेवर्स वाले कई स्नैक्स तैयार करना चाहती है। पहले आसपास के इलाके में अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाएंगी, फिर धीरे धीरे बाहर फैलाएंगी। उसका सपना है कि एक दिन ये स्नैक्स ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ हजारों फैमिलीज के घरों तक पहुंचे। वो इसे सिर्फ अपना सपना नहीं बल्कि अब उन दोनों का काम बताती है। लिन पूरे भरोसे से कहती है कि अब रोंगहुआ जहां इशारा करेगी वो उसी तरफ काम करेगी। तभी वांग जियानगुओ खुशबू सूंघते हुए वहां आ जाता है। वो पूछता है कि क्या उसे भी केक टेस्ट करने के लिए मिल सकता है। रोंगहुआ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि यहाँ महिलाएं अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं, इसलिए मर्दों को दूर रहना चाहिए। यहाँ खड़े होकर देखने की भी परमिशन नहीं है। जियानगुओ शिकायत करता है कि वे दोनों बहुत कंजूस हैं और जानबूझकर उसे ही कुछ नहीं दे रही हैं। देर रात तक काम कर रही रोंगहुआ के पास चांगचिंग चुपचाप आ जाता है। अचानक उसकी आवाज सुनकर रोंगहुआ डर जाती है और शिकायत करती है कि वो बिना आवाज किए चलता है। फिर वो उत्साह से बताती है कि उसने और लिन ने बहुत स्वादिष्ट केक बनाया है। उनके केक का टेस्ट कम्युनिटी सर्विस वाली दुकान से 10 गुना बेहतर है। रोंगहुआ एक टुकड़ा चांगचिंग को देकर टेस्ट करने को कहती है। केक खिलाने के बाद वो अपना बिजनेस प्लान बताती है। वो और लिन कंपाउंड के पास फूजियन और ताइवान स्टाइल के स्नैक्स बेचना चाहती हैं। चांगचिंग कहता है कि बिजनेस शुरू करना आसान नहीं होगा और इसमें काफी मेहनत लगेगी। रोंगहुआ जवाब देती है कि उसे मेहनत से डर नहीं लगता, उसके पास स्किल्स भी हैं और आइडियाज भी। वो इन ट्रेडिशनल फ्लेवर्स को पूरे देश तक पहुंचाना चाहती है। ये हमेशा से उसका सपना रहा है। चांगचिंग उसकी बात सुनते सुनते कहीं खो जाता है। रोंगहुआ उसके सामने हाथ हिलाकर पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। क्या वो ये नहीं देखना चाहता कि उसकी मंगेतर कितनी केपेबल है। चांगचिंग होश में आकर पूछता है कि वो किस तरह मदद कर सकता है। रोंगहुआ कहती है कि अगर उसने ऑफर दिया है तो वो पीछे नहीं हटेगी। वो अपना हाथ बढ़ाकर उसके साथ हुक्ड फिंगर प्रॉमिस करती है। ये जेस्चर देखते ही चांगचिंग को बचपन की एक लड़की याद आ जाती है। उस छोटी लड़की ने उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा था। उसने वादा किया था कि बड़ी होकर वो उसी से शादी करेगी। चांगचिंग ने भी उसका प्रॉमिस स्वीकार किया था। उस बच्ची ने चांगचिंग को एक चीज देकर कहा था कि इसके सहारे वो उसे कभी नहीं भूलेगा। उसने चांगचिंग से अपने बड़े होने तक इंतजार करने को कहा और दोनों ने पिंकी प्रॉमिस किया था। चांगचिंग ने वादा किया था कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। वर्तमान में रोंगहुआ उसे यूं खोया देखकर बेवकूफ कहती है। वो पूछती है कि चांगचिंग किस बारे में सोच रहा था। चांगचिंग कोई जवाब नहीं देता। वो बस नहाने जाने की बात कहकर रोंगहुआ को आराम करने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद रोंगहुआ सोचती है कि चांगचिंग को अचानक क्या हो गया। फिर उसे शक होता है कि शायद ये रिएक्शन भी उसके दिल में रहने वाली उसी लड़की की वजह से था। अगली सुबह रोंगहुआ और लिन अपने बनाए स्नैक्स लेकर स्टॉल लगाती हैं।
लेकिन कोई भी ग्राहक आगे आकर खरीदने की हिम्मत नहीं करता। लिन घबराकर पूछती है कि कहीं उनका स्टॉल ज़रूरत से ज़्यादा अलग तो नहीं दिख रहा। रोंगहुआ कहती है कि प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं बल्कि ट्रस्ट और पब्लिसिटी की कमी है। सिर्फ छोटे लेवल पर स्नैक्स बेचने से कुछ नहीं होगा, उन्हें ऐसा ब्रांड बनाना है जो बाकी सभी से अलग हो। वो जोर से आसपास के लोगों को बुलाती है। रोंगहुआ बताती है कि उनके स्नैक्स क्लीन फ्लावर और अच्छे एग से बने हैं। अगर टेस्ट अच्छा न लगे तो किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, हर कोई पहले फ्री में टेस्ट कर सकता है। ओपनिंग ऑफर के तौर पर वो कहती है कि पहले 10 ग्राहकों में जो 1 पाउंड खरीदेगा उसे आधा पाउंड फ्री मिलेगा। एक ग्राहक स्नैक खाते ही उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि ये दुकान वाली पेस्ट्री से 10 गुना ज्यादा सॉफ्ट और खुशबूदार है, साथ ही बिल्कुल ऑयली भी नहीं है। इतना सुनते ही लोग स्टॉल के आसपास जमा होने लगते हैं। कोई आधा पाउंड मांगता है, कोई अलग अलग फ्लेवर्स खरीदता है और कोई सारे स्नैक्स लेने लगता है। रोंगहुआ और लिन खुशी खुशी ऑर्डर संभालती हैं। तभी रेगुलर पेस्ट्री शॉप के लोग वहां पहुंचकर पूछते हैं कि उन्हें यहाँ स्टॉल लगाने की परमिशन किसने दी। लिन घबरा जाती है कि शायद उन्होंने बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर ली, लेकिन रोंगहुआ पीछे नहीं हटती। वो कहती है कि वे अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाकर बेच रही हैं, न ज्यादा प्राइस ले रही हैं और न गंदी चीजों का इस्तेमाल कर रही हैं। उनके प्रोडक्ट शॉप से बेहतर हैं, तो अपनी मेहनत से घर का खर्च चलाने में क्या गलत है। शॉप वाला धमकी देता है कि अगर उन्होंने स्टॉल नहीं हटाया तो वो सारा सामान पलट देगा। इसी दौरान चांगचिंग को खबर मिलती है कि रोंगहुआ का स्नैक स्टॉल तोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ शॉप वाले रोंगहुआ पर बिना परमिशन बिजनेस करने और रेगुलर शॉप के कस्टमर्स छीनने का इल्जाम लगाते हैं। वे स्टॉल कॉन्फिस्केट करने की बात करते हैं। रोंगहुआ पूछती है कि जब उसने हर चीज का सही प्राइस लिखा है और प्रोडक्ट्स क्लीन हैं, तो वे किस हक से उसका सामान ले सकते हैं। तभी वांग जिमेंग भी वहां पहुंच जाती है। वो रोंगहुआ का मजाक उड़ाकर कहती है कि डिप्टी कमांडर की मंगेतर होकर उसे घर संभालना चाहिए। सड़क पर स्नैक्स बेचकर वो चांगचिंग की इज्जत खराब कर रही है। ऐसे कामों से डिप्टी कमांडर के करियर पर भी असर पड़ सकता है। रोंगहुआ उससे कहती है कि वो अपनी मेहनत और स्किल से पैसे कमा रही है। उसने न चोरी की और न किसी को लूटा। उसका काम उन महिलाओं से ज्यादा अच्छा है जो किसी दूसरी लड़की के आदमी को छीनने में लगी रहती हैं। जिमेंगी उसे शॉप वाले से माफी मांगने को कहती है। रोंगहुआ साफ बोलती है कि वो किसी गलत इंसान से माफी नहीं मांगेगी। जब शॉप वाले स्टॉल पलटने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रोंगहुआ उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि मिलिट्री फैमिलीज के कंपाउंड के बाहर खड़े होकर उन्हें दबाया नहीं जा सकता। आज कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना आ जाए, बात रीजन के साथ ही होगी। वहाँ मौजूद लोग भी रोंगहुआ का साथ देने लगते हैं। सभी कहते हैं कि रेगुलर शॉप की पेस्ट्री महंगी और खराब है, जबकि रोंगहुआ के स्नैक्स अच्छे और कम प्राइस वाले हैं। लोग एक साथ रोंगहुआ को सपोर्ट करने लगते हैं। तभी फू चांगचिंग पहुंचता है और सबसे पहले रोंगहुआ से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। इसके बाद वो शॉप वालों से कहता है कि मिलिट्री फैमिली के लोग अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए छोटा बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं टूट रहा। वो पूछता है कि जब उनकी अपनी शॉप के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं तो वे किसी दूसरे का स्टॉल किस हक से पलट सकते हैं। फिर वो कल्चरल सेंटर की महिलाओं को भी कहता है कि मिलिट्री फैमिलीज की नॉर्मल जिंदगी में प्रॉब्लम पैदा करना उनका काम नहीं है। वो उनकी हरकतों की रिपोर्ट कल्चरल सेंटर के लीडर्स तक पहुंचाएगा। इसके बाद चांगचिंग खुद कस्टमर्स को बुलाकर कहता है कि उसकी पत्नी ने ये डिजर्ट्स बनाए हैं। वो उनकी क्लीनलीनेस और क्वालिटी की गारंटी देता है। डिप्टी कमांडर को खुद सपोर्ट करते देखकर लोग और तेजी से खरीदारी शुरू कर देते हैं। वांग जिमेंग दूर खड़ी ये सब देखती रहती है। वो गुस्से में सोचती है कि रोंगहुआ ज्यादा समय तक इस जीत पर खुश नहीं रह पाएगी। काम खत्म होने के बाद लिन बहुत उत्साह से रोंगहुआ से पूछती है कि क्या वो जानती है आज उन्होंने कितना पैसा कमाया। सारे कॉस्ट निकालने के बाद भी दोनों के हिस्से में 2 युआन से ज्यादा आते हैं। रोंगहुआ हंसकर पूछती है कि सिर्फ 2 युआन पर वो इतनी खुश क्यों हो रही है। लिन कहती है कि ये उसके पति की पूरे दिन की मेहनत के बराबर है। अपने हाथ से इतना पैसा कमाना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ देर बाद लिन को समय का ध्यान आता है। वो कहती है कि उसका पति घर पर खाना बनने का इंतजार कर रहा होगा। वो रोंगहुआ से विदा लेकर अगले दिन वापस आने का प्रॉमिस करती है। अकेली रह गई रोंगहुआ सोचती है कि आज तो सिर्फ पहला दिन था, अगले दिन वो और ज्यादा वैरायटीज तैयार करेगी। अपने दम पर पैसे कमाने से उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसके बाद वो चांगचिंग का शुक्रिया करती है। चांगचिंग पूछता है कि वो किस बात के लिए थैंक्स कह रही है। रोंगहुआ बताती है कि आज वो उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ और सबके सामने उसे इतनी
रिस्पेक्ट दी। चांगचिंग कहता है कि उसने सिर्फ रोंगहुआ की इज्जत बचाने के लिए ऐसा नहीं किया, उसने वही बोला जो सच था। रोंगहुआ सच में बहुत केपेबल है। बात करते हुए चांगचिंग नोटिस करता है कि रोंगहुआ के चेहरे पर फ्लावर लगा है। वो उसके करीब आकर धीरे से फ्लावर साफ कर देता है। रोंगहुआ इस मौके पर पूछती है कि आज उसने इतने लोगों के सामने उसे अपनी पत्नी क्यों कहा था। चांगचिंग जवाब देता है कि वो शुरुआत से ही उसकी होने वाली पत्नी है। रोंगहुआ फिर उस लड़की की बात छेड़ती है जो सपोजिडली उसके दिल में रहती है। वो पूछती है कि क्या चांगचिंग के दिल में सच में कोई और नहीं है। चांगचिंग रोंगहुआ की आंखों में देखकर कहता है कि उसके दिल में सिर्फ वही है, वहाँ किसी दूसरी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। वो एक सैनिक है और कभी झूठ नहीं बोलता। रोंगहुआ उसकी बात मान लेती है। फिर वो उम्मीद करती है कि चांगचिंग अब अपने दिल की कोई और प्यारी बात कहेगा, लेकिन चांगचिंग बस इतना कहता है कि अगर दोबारा कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो रोंगहुआ उसे तुरंत बताएगी, आगे का मामला वो खुद संभाल लेगा। रोंगहुआ कहती है कि वो इस तरह की बात नहीं सुनना चाहती थी। चांगचिंग कुछ देर सोचकर पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है और वो उसके लिए खाना बना दे। दोनों के बीच एक इंटीमेट पल बनने लगता है, लेकिन रोंगहुआ खुद को रोकते हुए सोचती है कि अभी सही वक्त नहीं आया है। इसके बाद रोंगहुआ और लिन शियाओयान अपनी कमाई सेलिब्रेट करने के लिए एक स्टेट रन रेस्टोरेंट पहुंचती हैं। रेस्टोरेंट देखकर लिन तुरंत रुक जाती है और कहती है कि यहाँ खाना बहुत महंगा होगा, इसलिए उन्हें घर जाकर ही खा लेना चाहिए। लेकिन रोंगहुआ उसे समझाती है कि अब उन्होंने अपने हाथ से पैसे कमाए हैं तो थोड़ा एंजॉय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों अंदर जाकर खाना ऑर्डर करने लगती हैं। रोंगहुआ स्वीट एंड सावर पॉर्क, वर्मिसेली, स्ट्यूड चिकन और कुछ दूसरी डिशेस मांगती है। वहाँ काम करने वाली महिला बहुत ही बेरुखे तरीके से बात करती है, जैसे दोनों मुफ्त में खाना मांगने आई हों। रोंगहुआ उसे साफ कहती है कि वे यहाँ पैसे देकर खाना खरीदने आई हैं, किसी से बेइज्जत होने नहीं। स्टेट रन रेस्टोरेंट में सर्विस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, कस्टमर्स को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। वो ग्रीसी टेबल दिखाकर पूछती है कि जब मेज तक ठीक से साफ नहीं की गई तो लोग आराम से बैठकर खाना कैसे खाएंगे। लिन सिचुएशन बढ़ने से पहले रोंगहुआ को वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन रेस्टोरेंट वर्कर पीछे से ताना मारती है कि अगर खाना खरीदने के पैसे नहीं हैं तो अंदर नहीं आना चाहिए। हर चीज़ में कमी निकालना कंजूसी के अलावा कुछ नहीं है। रोंगहुआ वापस मुड़कर वर्कर से खाने के बारे में सवाल करने लगती है। वो पूछती है कि ब्रेस्ड कार्प फ्रेश है या नहीं, वुड या फंगस किस क्वालिटी की है और पोर्क आगे वाले हिस्से का है या पीछे वाले हिस्से का। वो बताती है कि उसकी दोस्त का पेट सेंसिटिव है और वो बहुत ऑयली खाना नहीं खा सकती। फिर रोंगहुआ समझाती है कि स्वीट एंड सावर पोर्क में लीन और फैटी मीट का सही बैलेंस होना चाहिए। मीट को क्रिस्प होने तक फ्राई किया जाना चाहिए। दूसरी वेजिटेबल डिश में कम ऑयल इस्तेमाल होना चाहिए, उसका कलर साफ दिखना चाहिए और टेस्ट फ्रेश रहना चाहिए। वो वर्कर से किचन स्टाफ तक सारी इंस्ट्रक्शंस पहुंचाने को कहती है। लिन हैरान होकर पूछती है कि रोंगहुआ को खाने के बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता हैं। रोंगहुआ कहती है कि पहले उसका इन चीज़ों से काफ़ी कांटेक्ट रहा है। जब वे पैसे देकर खाना खा रही हैं तो उन्हें सिर उठाकर बात करनी चाहिए, कोई भी उन्हें आसानी से बुली नहीं कर सकता। खाना आने पर उसकी खुशबू से लिन बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि शायद ये उसके घर में बनाए खाने से भी ज़्यादा टेस्टी है। रोंगहुआ बोलती है कि जब उनका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब वे हर दिन अच्छा खाना खा सकेंगी। बिल देते समय रोंगहुआ वर्कर से कहती है कि खाना अच्छा था, लेकिन अगली बार सर्विस भी खाने जितनी अच्छी होनी चाहिए, तभी रेस्टोरेंट को सच में अच्छा कहा जा सकेगा। बाहर निकलकर लिन बताती है कि पहले वो हर बार चुप रहकर सब सह लेती थी। आज उसे समझ आया है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ फर्म बनना भी ज़रूरी है। रोंगहुआ कहती है कि वे हमेशा सिर्फ स्टॉल पर डिजर्ट्स नहीं बेचेंगी। एक दिन उनकी अपनी प्रॉपर शॉप होगी जो क्लीन और रिस्पेक्टेबल होगी, तब कोई उन्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा। लिन खुशी से उसके प्लान में शामिल हो जाती है। चलते चलते वो अपने बढ़ते वजन की कंप्लेंट करती है और रोंगहुआ से वेट कम करने का तरीका पूछती है। रोंगहुआ उसे एरोबिक्स सिखाने का प्रॉमिस करती है। इसी दौरान कुछ अनजान आदमी दोनों को दूर से देख रहे होते हैं। वे कहते हैं कि दोनों मिलिट्री वाइफ्स की जिंदगी काफी अच्छी चल रही है और वे महंगे रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना भी खा रही हैं। रेस्टोरेंट से कुछ दूर जाते ही वही आदमी रोंगहुआ और लिन का रास्ता रोक लेते हैं। वे धमकाते हैं कि मिलिट्री एरिया के पास ट्रबल करने पर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इसके बाद उनमें से एक कहता है कि आज वे दोनों औरतों को अच्छा सबक सिखाएंगे। लिन घबराकर रोंगहुआ से पूछती है कि अब क्या किया जाए। रोंगहुआ उसे अपने पास रहने को कहती है। उसका प्लान है कि जैसे ही सही मौका मिले लिन वहाँ से भागकर किसी को मदद के लिए बुलाए। आदमी उनकी बात सुन लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। वे दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मौका मिलते ही रोंगहुआ लिन को तुरंत जाने के लिए कहती है। लिन किसी तरह वहाँ से निकलकर मदद लाने भागती है। एक आदमी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन रोंगहुआ
रोंगहुआ उसे रोक लेती है। वो अकेली बाकी लोगों का सामना करने लगती है। लड़ाई के बीच रोंगहुआ उन्हें बताती है कि उसने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए वे उसे कमजोर समझने की गलती न करें। दूसरी तरफ फू चांगचिंग अपने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहा है। वो जरूरी पॉइंट समझा ही रहा होता है कि एक आदमी जल्दी से अंदर आकर बताता है कि रोंगहुआ को काउंटी रेस्टोरेंट के पास कुछ गुंडों ने घेर लिया है। चांगचिंग तुरंत एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है। जवाब मिलते ही वो मीटिंग खत्म करके बाहर निकल जाता है। भागते हुए उसे रोंगहुआ की कई बातें याद आती हैं। वो याद करता है कि रोंगहुआ का मकसद उससे प्यार करना था और वो उसकी पत्नी बनने आई थी। चांगचिंग अंदर ही अंदर रोंगहुआ से कहता है कि उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इस पल उसे पहली बार पूरी तरह महसूस होता है कि बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। रोंगहुआ ही उसकी पूरी दुनिया और उसकी जिंदगी है। इधर रोंगहुआ काफी देर तक अकेली लड़ते लड़ते थकने लगी है। वो सोचती है कि उसे लगा था 2-4 मूव्स में इन लोगों का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन लड़ाई उम्मीद से ज्यादा लंबी चल गई। अब उसे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश बंद करके संभल कर लड़ना होगा। एक गुंडा उसे धमकी देता है कि वो उसकी एक टांग तोड़ देगा। तभी फू चांगचिंग वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर रोंगहुआ राहत की सांस लेते हुए कहती है कि वो आखिरकार आ गया। गुंडे चांगचिंग को देखकर भी पीछे नहीं हटते। उनमें से एक अपने कपड़े उतारते हुए उसे फाइट का चैलेंज देता है और दावा करता है कि उसने मार्शल आर्ट सीखी हुई है, लेकिन चांगचिंग कुछ ही पलों में उन सबको संभाल लेता है। लिन वापस पहुंचकर रोंगहुआ की हालत देखती है और खुद को दोष देती है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन अब चांगचिंग वहां मौजूद है और हमला करने वाले सभी आदमी उसके सामने टिक नहीं पाते। हमले के बाद रोंगहुआ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो बेहोश पड़ी है और फू चांगचिंग लगातार उसके पास बैठा हुआ है। उसके दिमाग में रोंगहुआ के साथ बिताए छोटे छोटे पल घूम रहे हैं। उसे रोंगहुआ का सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देकर खुद को उसकी मंगेतर बताना याद आता है। फिर वो बाथरूम वाला पल याद करता है जब रोंगहुआ ने उससे अपना ब्रा निकाल कर देने को कहा था। ट्रेनिंग ग्राउंड पर उसका सोल्जर्स को देखना, कल्चरल सेंटर की लड़कियों को जवाब देना और फूजियन ताइवान स्नैक्स पूरे देश तक पहुंचाने वाला सपना भी उसके दिमाग में आता है। उसे वो हुक्ड फिंगर प्रॉमिस भी याद आता है जिसने बचपन की लड़की की याद दिलाई थी। चांगचिंग पूरी रात और पूरा दिन वहीं बैठा रहता है। वांग जियानगो उसे समझाता है कि उसने एक दिन और एक रात से कुछ नहीं खाया, वो कम से कम जाकर थोड़ा दलिया पी लें, लेकिन चांगचिंग कहता है कि उसका कुछ खाने का मन नहीं है। जियानगो उसे डांटते हुए कहता है कि अगर वो न खाएगा न सोएगा तो रोंगहुआ के जागने से पहले खुद गिर जाएगा। डॉक्टर ने बताया है कि रोंगहुआ को सिर्फ हल्का कंकशन हुआ है, कुछ दिन आराम करने के बाद वो ठीक हो जाएगी। ये सुनकर चांगचिंग थोड़ा संभलता है। आखिर में वो जियानगो से पूछता है कि दलिया कहाँ रखा है। उधर वांग जिमेंगी गुस्से में सोच रही है कि इतने बड़े हमले के बाद भी रोंगहुआ मरी नहीं और उल्टा चांगचिंग के और करीब पहुंच गई। वो सीक्रेटली उस आदमी से मिलने जाती है जिसे रोंगहुआ पर हमला करने के लिए पैसे दिए गए थे। आदमी पूछता है कि जिमेंगी को बाहर आने में इतना समय क्यों लगा। वो काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। जिमेंगी उसे आखिरी पेमेंट देते हुए कहती है कि पैसे लेकर चुपचाप गायब हो जाए और दोबारा उसके सामने न आए। वो आदमी पैसे देखकर खुश नहीं होता। वो कहता है कि गायब होना पॉसिबल है, लेकिन ये रकम बहुत कम है। उसने मिलिट्री फैमिली की एक महिला पर हमला किया और खुद इतनी बुरी तरह पिटा। इतने रिस्क के बदले तय की गई रकम अब काफी नहीं है। जिमेंगी उसे याद दिलाती है कि यही अमाउंट पहले तय हुई थी, लेकिन वो आदमी अपनी चोटें दिखाकर एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। वो धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं बढ़ाए गए तो वो बाहर जाकर सबको बता देगा कि वांग जिमेंग ने मिलिट्री फैमिली मेंबर को पिटवाने के लिए गुंडे हायर किए थे। ऐसी खबर फैलने पर जिमेंग की रेपुटेशन और उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। जिमेंगी डरकर उसे रुकने के लिए कहती है। वो प्रॉमिस करती है कि बाकी पैसे अगले दिन दे देगी, लेकिन वो आदमी अगले दिन तक इंतजार करने से मना कर देता है। जिमेंगी को लगता है कि शायद वो उसके साथ गलत हरकत करना चाहता है, लेकिन आदमी कहता है कि जिमेंगी उसकी पसंद नहीं है। उसकी नज़र जिमेंगी के नेकलेस पर है। जिमेंगी तुरंत नेकलेस को पकड़कर कहती है कि ये उसकी माँ की आखिरी निशानी है और वो इसे नहीं दे सकती, लेकिन आदमी ज़बरदस्ती नेकलेस खींच लेता है। जाते जाते वो जिमेंगी से कहता है कि अगर आने वाले समय में भी कोई अच्छा काम हो तो उसे ज़रूर याद करे। उसके जाने के बाद जिमेंगी रोंगहुआ का नाम लेकर कहती है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। रोंगहुआ ने उसका आदमी छीन लिया और उसके पास जो कुछ था सब खराब कर दिया। अब वो रोंगहुआ से इसकी पूरी कीमत वसूल करेगी। हॉस्पिटल में रोंगहुआ को होश आ जाता है। चांगचिंग उसे धीरे धीरे उठने में मदद करता है और बार बार पूछता है कि कहीं अभी भी चक्कर तो नहीं आ रहा, वूंड में दर्द तो नहीं हो रहा। रोंगहुआ नोटिस करती है कि चांगचिंग पूरे समय वहीं उसकी देखभाल कर रहा था। वो पूछती है कि क्या वो सच में लगातार उसके पास बैठा रहा। चांगचिंग हाँ में जवाब देता है।
कुछ पल चुप रहने के बाद चांगचिंग अचानक कहता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। रोंगहुआ चौंक जाती है। चांगचिंग साफ कहता है कि जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी वे तुरंत शादी करेंगे। अब वो और इंतजार नहीं करना चाहता। चांगचिंग कहता है कि वो रोंगहुआ को सही रिश्ते और पूरे हक के साथ प्रोटेक्ट करना चाहता है। रोंगहुआ पूछती है कि वो अचानक ये बात क्यों कर रहा है। चांगचिंग मानता है कि पहले वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचता था। वो इंतज़ार कर रहा था कि जब उसे पूरा भरोसा हो जाएगा कि रोंगहुआ के दिल में भी उसके लिए प्यार है, तभी वो अपनी फीलिंग्स बताएगा। लेकिन इस हमले ने उसे समझा दिया कि वो रोंगहुआ को खो नहीं सकता। वो रोंगहुआ से शादी करने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि पूरी जिंदगी उसकी केयर करेगा। फिर दोबारा पूछता है कि क्या रोंगहुआ उसे ऑफिशियली अपना प्रोटेक्टर बनने देगी। रोंगहुआ तुरंत शादी के लिए हाँ कर देती है। वो मन ही मन चांगचिंग की पर्सनालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉयल्टी का हिसाब लगाती है। उसके हिसाब से इन तीनों मामलों में चांगचिंग टॉप लेवल का है, इसलिए ये शादी उसके लिए घाटे का डील नहीं हो सकती। खुशी में चांगचिंग उसे जोर से पकड़ लेता है, जिससे रोंगहुआ की कमर में दर्द होने लगता है। वो चिल्लाकर अपनी वेस्ट पकड़ती है। चांगचिंग तुरंत माफी मांगकर पीछे हटता है और उसके लिए पानी डालने लगता है। रोंगहुआ पानी पीते ही कहती है कि ये बहुत ठंडा है। चांगचिंग फिर घबराकर पानी वापस रख देता है। प्रपोजल के बाद भी वो रोंगहुआ के सामने पहले जैसा शर्माया हुआ ही रहता है। वांग जिमेंग को जल्द ही पता चल जाता है कि फू चांगचिंग और रोंगहुआ शादी करने वाले हैं। वो गुस्से में कहती है कि रोंगहुआ जैसी लड़की इतनी आसानी से सुखी जिंदगी का सपना कैसे देख सकती है। चांगचिंग सिर्फ उसका हो सकता है और किसी दूसरी लड़की का नहीं। कल्चरल सेंटर की कुछ महिलाएं जिमेंगी को देखकर जानबूझकर शादी की बात करती हैं। वे कहती हैं कि डिप्टी कमांडर अपनी होने वाली पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता है और दोनों जल्द ही मैरिड होने वाले हैं। उनमें से एक जिमेंगी पर ताना मारती है कि कुछ लोगों को समझ लेना चाहिए कि जब वे जीत नहीं सकते तो बेकार में अपनी एनर्जी बर्बाद न करें। जिमेंगी गुस्से में उन्हें चुप रहने को कहती है। वो बोलती है कि उसके प्राइवेट मामलों से इन गॉसिप करने वाली औरतों का कोई लेना देना नहीं है। हॉस्पिटल के बाहर अचानक एक आदमी रोंगहुआ का नाम पुकारता है। वो कहता है कि आखिरकार उसने रोंगहुआ को ढूंढ लिया। वो उसकी आराम वाली जिंदगी और साथ खड़े फू चांगचिंग को देखकर गंदी बातें करने लगता है। वो रोंगहुआ को तुरंत अपने साथ घर लौटने के लिए कहता है। उसके मुताबिक रोंगहुआ के घर वालों ने शादी की डेट तय कर दी है और अगले ही दिन उसे शादी करनी है। रोंगहुआ उसे पहचान कर पूछती है कि क्या वो झाओ तियान्यू है। फिर जानना चाहती है कि उसने ये जगह कैसे ढूंढी। रोंगहुआ उसे याद दिलाती है कि वो पहले ही कह चुकी है कि अब दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। झाओ तियान्यू हंसकर कहता है कि सिर्फ रोंगहुआ के कह देने से रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा। पहले उसके माता पिता खुद झाओ फैमिली के पास जाकर शादी की रिक्वेस्ट करके आए थे। अब रोंगहुआ को एक सोल्जर मिल गया तो वो खुद को बहुत पावरफुल समझ रही है और उसे किनारे करना चाहती है। इसके बाद झाओ चांगचिंग को रोंगहुआ के बारे में भड़काने लगता है। वो कहता है कि रोंगहुआ बहुत लालची और दिखावा करने वाली लड़की है। वो पहले उसके पास सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि झाओ फैमिली अमीर थी। अब उसे चांगचिंग के रूप में ज्यादा ऊंचा सहारा मिल गया तो वो पुराने फियांसे को छोड़ना चाहती है। झाओ चांगचिंग से पूछता है कि वो ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप कैसे रख सकता है। चांगचिंग उसकी सारी बातें शांत होकर सुनता है, लेकिन रोंगहुआ को गलत नहीं मानता। झाओ कहता है कि आज वो रोंगहुआ को अपने साथ ले जाएगा। अगर वो नहीं गई तो उसे झाओ फैमिली के नुकसान की भरपाई करनी होगी। तभी चांगचिंग बीच में आकर साफ कहता है कि रोंगहुआ उसकी मंगेतर है, इसलिए झाओ उससे रिस्पेक्ट के साथ बात करे। वो ये भी कहता है कि ये रोंगहुआ और झाओ के बीच का मामला है। वो सिर्फ झाओ की एक तरफ की कहानी सुनकर फैसला नहीं करेगा। इसके बाद चांगचिंग झाओ और उसके साथ आए लोगों को तुरंत वहाँ से निकलने को कहता है। झाओ चांगचिंग की बात मानने के बजाय हंसने लगता है। बात इतनी बढ़ती है कि फाइट शुरू हो जाती है। चांगचिंग और उसके साथी झाओ के लोगों को बुरी तरह पीटने लगते हैं। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि इतनी तेजी से मत मारो, उन्हें भी हाथ साफ करने का मौका चाहिए। झाओ वहां से भागने की कोशिश करता है और कहता है कि वो वापस योंगचुन जा रहा है, लेकिन उसे रोका जाता है। झाओ के साथ आया एक आदमी चांगचिंग को बड़ा भाई कहकर उससे दया मांगता है। चांगचिंग उससे पूछता है कि क्या रोंगहुआ उसकी मंगेतर है। वो आदमी तुरंत मना कर देता है। तब चांगचिंग झाओ की तरफ देखकर साफ कहता है कि रोंगहुआ उसकी है, फू चांगचिंग की। अगर झाओ ने दोबारा रोंगहुआ को परेशान किया या उसका नाम खराब करने की कोशिश की तो चांगचिंग उसे नहीं छोड़ेगा। वो झाओ से पूछता है कि बात समझ आई या नहीं। डरा हुआ झाओ हाँ कहता है, जिसके बाद चांगचिंग उसे वहां से भाग जाने को बोलता है। झाओ और उसके लोग चले जाते हैं। रोंगहुआ चांगचिंग को देखकर कहती है कि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने इतनी जिंदगी जी ली, लेकिन आज तक किसी ने उसके लिए इस तरह खड़े होकर फाइट नहीं की। चांगचिंग पूछता है कि कहीं वो डर तो नहीं गई। रोंगहुआ कहती है कि कुछ गुंडे उसे नहीं डरा सकते। दोनों साथ में घर लौटने लगते हैं।
दूर जाकर झाओ तियान्यू अपने दोनों साथियों पर भड़क जाता है। वो कहता है कि ये लोग हमेशा दावा करते थे कि अकेले 10-10 आदमियों को पीट सकते हैं, लेकिन आज पलक झपकते ही दोनों खुद कुत्तों की तरह पिट गए। इतने सारे लोगों ने ये तमाशा देखा जिससे उसकी सारी इज्जत चली गई। उसके आदमी सफाई देते हैं कि उन्हें भी नहीं पता था कि फू चांगचिंग इतना ताकतवर होगा। झाओ उनकी बात सुनने के बजाय फिर उन्हें मारता है। इसके बाद कहता है कि वे फू चांगचिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालें। वो कौन है, कहाँ से आया है और उसकी फैमिली के बारे में क्या क्या पता चल सकता है। झाओ को सब चाहिए। वो इतना डिटेल मांगता है कि चांगचिंग के पुरखों की कब्रें कहाँ हैं ये भी पता लगाया जाए। फिर रोंगहुआ का नाम लेकर कहता है कि वो बस इंतजार करे। झाओ ये इंसल्ट इतनी आसानी से नहीं भूलेगा। घर लौटने के बाद चांगचिंग रोंगहुआ से झाओ तियान्यू के बारे में पूछता है। रोंगहुआ मानती है कि झाओ वही फियांसे था जिसे उसके माता पिता ने उसके लिए चुना था। चांगचिंग को लगता है कि शायद इस बारे में बात करना रोंगहुआ के लिए पेनफुल है। वो कहता है कि अगर वो कुछ नहीं बताना चाहती तो उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रोंगहुआ फैसला करती है कि शादी से पहले चांगचिंग को पूरी बात पता होनी चाहिए। वो बताती है कि उसके माता पिता को छोटे भाई के लिए घर बनाना था। उन्हें बहुत बड़ा ब्राइड प्राइस चाहिए था, इसलिए वे उसे झाओ से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। झाओ की पर्सनालिटी बहुत खराब थी और रोंगहुआ उससे शादी नहीं करना चाहती थी। चांगचिंग समझता है कि ऐसी फैमिली से बचकर भागने के लिए रोंगहुआ को बहुत हिम्मत करनी पड़ी होगी। रोंगहुआ बताती है कि सही समय पर उसकी मुलाकात आंट फ्यू से हुई थी। उसी समय फू फैमिली भी चांगचिंग की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी। रोंगहुआ ने जानबूझकर 500 युआन वाले मैरिज एग्रीमेंट के लिए हाँ कर दी, क्योंकि उसे छिपने और सेफ रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। ये सुनने के बाद चांगचिंग कहता है कि वो सब समझता है। रोंगहुआ हैरान होकर पूछती है कि क्या उसे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चांगचिंग बताता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वो दोबारा याद नहीं करना चाहता। वो रोंगहुआ से कोई सवाल नहीं करेगा। अभी उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि रोंगहुआ उसके साथ है। वो कहता है कि अगर रोंगहुआ उससे कुछ और छिपा रही है तो जब उसका मन हो तब बता सकती है। वो किसी भी समय उसकी बात एक्सेप्ट करेगा। रोंगहुआ अपने टाइम ट्रैवल और पिछली ज़िंदगी का सच नहीं बता पाती। वो बस इतना कहती है कि बहुत समय तक घर से बाहर रहने के दौरान उसने कई तरह की चीज़ें सीख ली थीं, इसलिए उसे बिजनेस, कुकिंग और दूसरी स्किल्स आती हैं। चांगचिंग कहता है कि उसने चाहे जहाँ से जो भी सीखा हो वो उसके लिए हमेशा रोंगहुआ ही रहेगी। रोंगहुआ इमोशनल होकर उसका शुक्रिया करती है। चांगचिंग जवाब देता है कि थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। रोंगहुआ ने जो कुछ कहा उसे उस पर पूरा भरोसा है। वो उसकी हर बात पर विश्वास करता है। उधर वांग जिमेंग को खबर मिलती है कि कल्चरल सेंटर की मैं परफॉर्मर उससे मिलने आई है और कोई उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है। असल में जिमेंग और झाओ तियान्यू एक बार फिर सीक्रेटली मिलते हैं। जिमेंग कहती है कि रोंगहुआ ने फू चांगचिंग को उससे छीन लिया है। अब वो रोंगहुआ की रेपुटेशन पूरी तरह खराब करना चाहती है। झाओ कहता है कि हर इंसान से कभी न कभी गलती होती है। उन्हें बस रोंगहुआ की कोई गलती ढूंढनी है और फिर उसे सबके सामने बड़ा बनाकर पेश करना है। अगर रोंगहुआ का नाम खराब हो गया तो वो मिलिट्री कंपाउंड में नहीं रह पाएगी। रोंगहुआ के कंपाउंड छोड़ते ही वो नेचुरली फू चांगचिंग से भी दूर हो जाएगी। जिमेंगी को ये प्लान पसंद आता है। दोनों कहते हैं कि उन्हें इस पार्टनरशिप से अपनी अपनी चाहत मिल जाएगी। वे मिलकर काम करने का अग्रीमेंट कर लेते हैं। हॉस्पिटल से लौटने के बाद लिन शियाओयान रोंगहुआ का हाल पूछने आती है। वो खाने पीने और इस्तेमाल की कई चीज़ें साथ लाई हैं। रोंगहुआ उसे बैठाकर पानी देती है और कहती है कि इतनी सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं थी। लिन बताती है कि हमले वाले दिन रोंगहुआ उसके सामने खड़ी होकर उसे बचा रही थी। अगर रोंगहुआ उसे भागने का मौका न देती तो पता नहीं क्या होता। वो इस एहसान को पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। लिन प्रॉमिस करती है कि अगर अब किसी ने रोंगहुआ को बुली करने की कोशिश की तो वो सबसे पहले उसके सामने खड़ी होगी। रोंगहुआ कहती है कि वे दोनों मिलिट्री फैमिलीज़ की महिलाएं हैं और एक दूसरे की केयर करना नॉर्मल बात है। इसके बाद रोंगहुआ बिजनेस की बात शुरू करती है। वो कहती है कि अब वो डिज़र्ट के काम को सीरियस लेवल पर ले जाना चाहती है। स्ट्रीट स्टॉल हमेशा के लिए सेफ या स्टेबल नहीं है, इसलिए उन्हें एक प्रॉपर शॉप ढूंढनी चाहिए। लिन काफ़ी समय से यही चाहती थी। उसे लगता है कि अब वे गुंडे दोबारा ट्रबल करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनकी रेसिपीज़ और प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इसलिए शॉप खुलते ही बिजनेस ज़रूर चलेगा। प्रॉब्लम सिर्फ कैपिटल की है। रोंगहुआ कहती है कि वो पैसे का कोई रास्ता निकाल लेगी। प्रोडक्शन, कस्टमर्स को संभालना और सिचुएशन देखकर डिसीजन लेना उसे आता है। वो लिन से कहती है कि दोनों प्रॉफिट को आधा आधा बांटेंगी ताकि किसी का नुकसान न हो। लिन उसकी बात मान लेती है। दोनों बहनों की तरह साथ काम करके सही तरीके से पैसे कमाने का फैसला करती हैं। इसके बाद रोंगहुआ फू चांगचिंग से अपने शॉप वाले प्लान पर बात करती है। वो बताती है कि वो लिन के साथ पार्टनरशिप में प्रॉपर पेस्ट्री शॉप खोलना चाहती है।
चांगचिंग पूछता है कि स्टॉल का काम स्टेबल चल रहा है, तो इतनी जल्दी शॉप खोलने की ज़रूरत क्यों है? शॉप चलाने के लिए अकाउंट संभालने होंगे, लोगों को समझना होगा और धोखा देने वालों से बचना होगा। ये सब हर किसी के लिए आसान नहीं होता। रोंगहुआ कहती है कि स्ट्रीट वेंडिंग कभी भी बंद करवाई जा सकती है, इसलिए ये लंबे समय का प्लान नहीं है। उसने दूसरों के काम को ध्यान से देखकर बिजनेस की बहुत सारी बातें सीखी हैं। चांगचिंग मानता है कि रोंगहुआ बाकी लड़कियों से ज़्यादा समझदार है। उसे बिजनेस के साथ लोगों और सिचुएशन को पढ़ना भी आता है। ट्रबल से बचने तक के तरीके वो जानती है। रोंगहुआ हंसते हुए कहती है कि उसका मकसद सिर्फ चांगचिंग पर डिपेंड न रहना है। चांगचिंग देश की केयर करता है, तो वो भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती है। वो कहती है कि ये उसका 2 जिंदगियों से जुड़ा सपना है, फिर तुरंत अपनी बात सुधारते हुए इसे पूरी जिंदगी की विश कहती है। वो इसे छोड़ना नहीं चाहती। चांगचिंग कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि रोंगहुआ अपनी सॉफ्टनेस के पीछे जितनी टैलेंट छिपा कर रखती है, वो सिर्फ घर चलाने तक लिमिटेड नहीं है। अब उसने सब समझ लिया है और वो शॉप खोलने के लिए हाँ करता है। रोंगहुआ खुशी से पूछती है कि क्या वो सच बोल रहा है। चांगचिंग कहता है कि रोंगहुआ कुछ बातें बताना नहीं चाहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर भी वो रोंगहुआ को रोकना नहीं चाहता। उसकी सबसे बड़ी इच्छा सिर्फ इतनी है कि रोंगहुआ हमेशा उसके पास रहे। कुछ समय बाद रोंगजी डिम सम शॉप की ओपनिंग हो जाती है। रोंगहुआ और लिन बाहर खड़े होकर लोगों को फ्रेशली बेक्ड फूजियान और ताइवान स्टाइल पेस्ट्रीज टेस्ट करने के लिए बुलाती हैं। रोंगहुआ बताती है कि उनके प्रोडक्ट्स क्लीन इंग्रेडिएंट्स से हाथों से बनाए गए हैं। पहले टेस्ट करो और अच्छा लगे तभी खरीदो। ये ऑफर सुनकर कस्टमर्स दुकान के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। तभी वांग जियानगो भी वहां पहुंचकर अपनी भाभी को शॉप ओपनिंग की बधाई देता है। वो बिजनेस के खूब बढ़ने की विश करता है और फिर 1-2 पैकेट के बजाय पूरे 10 पाउंड पेस्ट्री मांग लेता है। जियानगो बताता है कि वो कैंप के बाकी भाइयों में भी स्नैक्स बांटेगा। रोंगहुआ खुशी से उसका ऑर्डर तैयार करवाती है। कस्टमर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि लिन अकेली ऑर्डर्स नहीं संभाल पाती। जियानगो और दूसरे लोग भी काउंटर के पीछे आकर मदद करने लगते हैं। कोई 2 पेस्ट्रीज मांगता है तो कोई दूसरा फ्लेवर। ओपनिंग के पहले ही दिन शॉप में बहुत अच्छी भीड़ लग जाती है। दूर खड़ी वांग जिमेंगी और झाओ त्यान्यू रोंगजी शॉप की ओपनिंग देख रहे हैं। झाओ इसे एक छोटी और टूटी फूटी दुकान कहकर मजाक उड़ाता है, लेकिन जिमेंग कहती है कि उसका पुराना तरीका बिल्कुल सही नहीं था। सड़क पर गुंडे भेजकर फाइट करवाना बहुत लो लेवल तरीका था। ऐसे हमले रोंगहुआ को लंबे समय तक नहीं रोक सकते। अगर हमला करना है तो एक ही बार में उसकी पूरी जिंदगी खत्म होनी चाहिए। साथ ही फू चांगचिंग का करियर भी खराब होना चाहिए। जिमेंग सवाल उठाती है कि रोंगहुआ एक अकेली लड़की थी जो फोर्स्ड मैरिज से भाग कर आई थी। उसके पास शॉप खोलने के लिए कैपिटल कहाँ से आया? इतनी रेयर और ऑथेंटिक डिजर्ट रेसिपीज उसने कहाँ से सीखी? जिमेंग बताती है कि उसने अपने असली नाम से ऑफिशियल रिपोर्ट सबमिट कर दी है। रिपोर्ट कमर्शियल डिपार्टमेंट और मिलिट्री सिक्योरिटी तक जाएगी। उसने रोंगहुआ पर बिना परमिशन बाहर से लाए इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। इसके अलावा बिना लाइसेंस प्रॉफिट कमाने और शॉप के पैसों का सोर्स साफ न होने की कंप्लेंट भी की गई है। इन इल्जामों से रोंगहुआ पर इलीगल बाइंग, सेलिंग और गलत तरीके से प्रॉफिट कमाने का शक आएगा। क्योंकि फू चांगचिंग एक्टिव मिलिट्री ऑफिसर है, इसलिए उसकी होने वाली पत्नी का फाइनेंशियल इशू सीधे उसके मिलिट्री रिव्यू तक पहुंचेगा। जिमेंगी बताती है कि अगर रिपोर्ट सच मान ली गई तो चांगचिंग को कम से कम कुछ समय के लिए ड्यूटी से हटाया जा सकता है। बड़ा मामला बनने पर उसे दूसरी पोजीशन पर भेजा जा सकता है और उसका पूरा मिलिट्री करियर भी खत्म हो सकता है। जब फू चांगचिंग की जिंदगी रोंगहुआ की वजह से खराब होगी तो वो नेचुरली उससे नफरत करने लगेगा। झाओ त्यान्यू जिमेंग की प्लानिंग सुनकर उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि जिमेंगी उम्मीद से भी ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन उसे यही बात पसंद आई। दोनों सोचते हैं कि शॉप सील हो जाएगी, पैसा डूब जाएगा और रोंगहुआ का नाम खराब हो जाएगा। चांगचिंग का सहारा हटने के बाद रोंगहुआ के पास घमंड करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। शॉप पर जियानगो अपना ऑर्डर लेकर जाने लगता है। वो रोंगहुआ को याद दिलाता है कि उसने उसके लिए लड़की ढूंढने का प्रॉमिस किया था। रोंगहुआ हंसकर कहती है कि उसकी भाभी ये बात नहीं भूली। जियानगो बिजनेस के बढ़ने की विश करके चला जाता है। रोंगहुआ और लिन अगले कस्टमर से ऑर्डर पूछ ही रही होती हैं कि कुछ ऑफिशियल्स दुकान में पहुंच जाते हैं। वे रोंगहुआ को बताते हैं कि उसके खिलाफ असली नाम के साथ रिपोर्ट दर्ज हुई है। उसकी शॉप पर बाहर से आए अननोन इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने, अकाउंट साफ न रखने और इलीगल तरीके से प्रॉफिट कमाने का शक है। रूल्स के हिसाब से शॉप को तुरंत बंद और सील किया जाएगा। रोंगहुआ को इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेशन करना होगा।
ऑफिशियल्स बताते हैं कि फू चांगचिंग एक्टिव मिलिट्री ऑफिसर है। उसकी फैमिली से जुड़ा इतना सेंसिटिव फाइनेंशियल मामला सामने आने के कारण मिलिट्री उसके खिलाफ भी तुरंत जांच शुरू करेगी। लिन घबराकर कहती है कि वे प्रॉपर बिजनेस कर रही हैं। रोंगहुआ पूछती है कि कंप्लेंट किसने की है। वो उस इंसान को सामने आकर बात करने के लिए कहती है, लेकिन ऑफिशियल्स उसकी बात नहीं सुनते और शॉप बंद करने लगते हैं। रोंगहुआ समझ जाती है कि ये कोई छोटा स्ट्रीट डिस्प्यूट या नॉर्मल बिजनेस कॉम्पिटिशन नहीं है। किसी ने जानबूझकर उसे और फू चांगचिंग दोनों को टारगेट किया है। सामने वाला उनकी जिंदगी पूरी तरह खत्म करना चाहता है। लिन पूछती है कि अब वे क्या करें। अगर बाद में सब क्लियर भी हो गया तब भी ऐसी बदनामी के बाद बिजनेस दोबारा चलाना मुश्किल हो सकता है। लोग शॉप के बाहर जमा होकर पूछने लगते हैं कि अचानक क्या हुआ। कुछ कस्टमर्स प्रोडक्ट्स के टेस्ट पर भी शक करने लगते हैं। जब कर्मचारी शॉप पर सील लगाने आते हैं तो लिन उन्हें रोककर कहती है कि ये दुकान उन्होंने बड़ी मेहनत से खोली है। रोंगहुआ लिन को शांत करती है, फिर ऑफिशियल से कहती है कि वो हर इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेशन करेगी और टेम्पररी क्लोजर भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। पूरी चेकिंग पब्लिक और रिटन रिकॉर्ड के साथ होनी चाहिए। एविडेंस कहाँ से लिया गया, किसने वेरीफाई किया और क्या रिजल्ट निकला, हर बात लिखी जानी चाहिए। वो रूल्स के हिसाब से खुद को बेकसूर साबित करेगी। ऑफिशियल्स उसे 3 दिन का समय देते हैं। अगर 3 दिन के अंदर कंप्लीट और सही एविडेंस नहीं दिया गया तो शॉप और उससे जुड़े लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। रोंगहुआ ये कंडीशन एक्सेप्ट कर लेती है। ऑफिशियल्स के जाने के बाद लिन कहती है कि 3 दिन बहुत कम है। इतने समय में हर डॉक्यूमेंट और एविडेंस इकट्ठा करना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। रोंगहुआ जवाब देती है कि मुश्किल चाहे जितनी हो, उन्हें सब ढूंढना ही पड़ेगा। ये कोई नॉर्मल कंप्लेंट नहीं है, किसी ने सीधा उन्हें खत्म करने के लिए रिपोर्ट की है। अगर एक भी रिसीट या प्रूफ कम रह गया तो वे सिचुएशन पलट नहीं पाएंगी। दोनों शॉप खोलने से पहले तैयार किए गए रिकॉर्ड्स निकालती हैं। उनके पास सभी एक्सपेंसेस और खरीदारी की इनवॉइसेस मौजूद हैं, लेकिन रोंगहुआ कहती है कि सिर्फ अपने पास रखी रिसीट्स काफ़ी नहीं होंगी। उन्हें हर सप्लायर और ऑफिस से ऑफिशियल कॉपी और रिकॉर्ड निकलवाना पड़ेगा। जब दोनों तरफ के डॉक्यूमेंट्स मैच होंगे तभी रिपोर्ट करने वाले का मुंह बंद किया जा सकता है। लिन उसकी बात मानती है और दोनों बिना समय बर्बाद किए एविडेंस इकट्ठा करने निकल पड़ती हैं। रोंगहुआ और लिन सबसे पहले उस सप्लायर के पास पहुंचती हैं जहां से वे पिछले 3 महीनों से फ्लावर, एग्स और शुगर खरीद रही थीं। रोंगहुआ वहां मौजूद वर्कर को अपनी शॉप का नाम बताकर परचेज लेजर और आउटवर्ड वाउचर्स की कॉपी मांगती है। उसे रिकॉर्ड्स की फोटोकॉपी के साथ ऑफिशियल स्टैम्प भी चाहिए ताकि वे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के रूप में दिए जा सकें। वर्कर कहता है कि शॉप का लेजर प्राइवेट होता है और किसी आउटसाइडर को नहीं दिखाया जा सकता। रोंगहुआ समझाती है कि उस पर झूठा इल्जाम लगा है। अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए उसे इन डॉक्यूमेंट्स की तुरंत जरूरत है। वर्कर फिर भी मना कर देता है। उसका कहना है कि बॉस मौजूद नहीं है और उनकी परमिशन के बिना रिकॉर्ड्स निकालना पॉसिबल नहीं है। लिन गुस्से में कहती है कि सारी परचेजेस प्रॉपर रिसीट्स के साथ हुई थी। जब रिसीट्स इसी सप्लायर ने दी हैं तो उन्हें वेरीफाई करने से क्यों रोका जा रहा है। उसे लगता है कि वर्कर जानबूझकर प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। वर्कर इसे शॉप का रूल बताकर दोनों को जाने के लिए कहता है। रोंगहुआ लिन को बहस करने से रोक देती है। वो फैसला करती है कि वे बॉस के लौटने तक वहीं इंतजार करेंगी, चाहे पूरा दिन क्यों न निकल जाए। ऑफिशियल प्रूफ लेकर ही जाएंगी। काफी देर बाद बॉस वापस आता है। रोंगहुआ अपना इंट्रोडक्शन देकर पिछले 3 महीने के रिकॉर्ड्स मांगती है। वो अपनी सारी रिसीट्स भी सामने रख देती है और बताती है कि एक भी रिसीट मिसिंग नहीं है। बॉस कहता है कि रिकॉर्ड्स निकलवाने में समय लग सकता है। रोंगहुआ जवाब देती है कि वे जितनी देर ज़रूरी हो इंतज़ार करेंगी। अगर वो मदद करेगा तो रोंगहुआ इस एहसान को नहीं भूलेगी। लिन परेशान होकर कहती है कि लोकल कमेटी ने सिर्फ 3 दिन दिए हैं और वे इतना समय यहाँ नहीं गंवा सकती। बॉस पहले रिसीट्स चेक करता है। सब सही मिलने पर वो उसी वर्कर को परचेज लेजर निकालने, उसकी फोटोकॉपी करने और स्टैंप लगाने को कह देता है। रोंगहुआ राहत की सांस लेकर बॉस का शुक्रिया करती है। पहला ज़रूरी ऑफिशियल एविडेंस अब उनके हाथ में आ जाता है। इसके बाद रोंगहुआ उस ऑफिस पहुंचती है जहां उसने बिजनेस लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दी थी। वहाँ का वर्कर कहता है कि उसकी एप्लीकेशन अभी सबमिट ही हुई है और पूरा प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ। टेक्निकली देखा जाए तो लाइसेंस मिले बिना शॉप चलाना, बिना परमिशन बिजनेस करना माना जा सकता है। इसलिए किसी ने रिपोर्ट की तो वो पूरी तरह गलत नहीं है। वर्कर साफ मना कर देता है कि वो कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा। रोंगहुआ समझाती है कि उसने एप्लीकेशन समय पर दी थी और सारे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट थे। अप्रूवल प्रोसेस ऑफिस की तरफ से अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें उसकी गलती नहीं है। वो सिर्फ फाइलिंग एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट मांग रही है जिससे प्रूव हो सके कि उसने लीगल तरीके से एप्लीकेशन देकर शॉप शुरू की थी।
वर्कर फिर मना करता है। वो कहता है कि जब किसी ने रिपोर्ट कर दी है तब कोई भी उसके लिए सर्टिफिकेट जारी करके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेगा। रोंगहुआ बताती है कि ये प्रूफ सिर्फ उसकी शॉप के लिए नहीं बल्कि उसके होने वाले पति के मिलिट्री करियर के लिए भी ज़रूरी है। फिर भी वर्कर उसे किसी और से मदद मांगने को कहता है। बाहर आकर लिन परेशान होती है कि साफ साफ फ्रेम किए जाने के बाद भी हर जगह उन्हें रोका जा रहा है। रोंगहुआ उसे समझाती है कि लोग खुद इस मामले में फंसने से डर रहे हैं। जब किसी पर ट्रबल आता है तो बहुत से लोग उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। दोनों डिसाइड करती हैं कि ऑफिस के सीनियर डायरेक्टर के लौटने तक वहीं बैठेंगी। वे कुछ खाकर इंतजार करती रहती हैं। जैसे ही सेक्रेटरी लियाओ वापस आते हैं, रोंगहुआ तुरंत उनके पास जाकर अपनी सिचुएशन बताने लगती है। काफ़ी कोशिश के बाद रोंगहुआ और लिन 2 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लेती हैं। लिन बहुत खुश होकर कहती है कि अब उनके पास 2 स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स हैं और बाकी एविडेंस इकट्ठा करना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन रोंगहुआ उसे याद दिलाती है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ। दोनों तुरंत अगली जगह के लिए निकल जाती हैं। अब रोंगहुआ और लिन उन कस्टमर्स और आसपास रहने वाले लोगों के पास जाती हैं जिन्होंने उनकी शॉप से पेस्ट्रीज खरीदी थीं। उन्हें ऐसे विटनेसेस चाहिए जो लिखकर बता सकें कि प्रोडक्ट्स क्लीन थे और बिजनेस सही तरीके से चल रहा था, लेकिन लोग उनकी मदद करने से डरते हैं। एक महिला कहती है कि मामला मिलिट्री तक पहुंच चुका है, इसलिए आम लोग इसमें नहीं पड़ना चाहते। वो रोंगहुआ से उसे मुश्किल में न डालने के लिए कहती है। रोंगहुआ एक बुजुर्ग आदमी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके लिए विटनेस बन जाए, लेकिन वो भी मना कर देता है। उसे डर है कि रिपोर्ट करने वाला बाद में उससे बदला ले सकता है और उसका परिवार ये रिस्क नहीं उठा सकता। लेकिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बुजुर्ग वहां से चला जाता है। कोई भी अपनी बात लिखने या फिंगरप्रिंट देने के लिए तैयार नहीं होता। रोंगहुआ और लिन को मजबूरी में अगले व्यक्ति से मदद मांगने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। रोंगहुआ और लिन दोबारा विटनेसेस ढूंढने में लग जाती हैं। लिन बहुत निराश होकर कहती है कि ये काम उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल है। हर व्यक्ति खुद को बचाने के लिए उनसे दूरी बना रहा है और कोई भी उनके सपोर्ट में बोलने के लिए तैयार नहीं है। रोंगहुआ उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। सच क्या है, ये लोगों के दिल में साफ है। हर कोई डर कर पीछे नहीं हटेगा। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा जो उनके लिए सच बोलेगा। तभी मिलिट्री कंपाउंड की कुछ महिलाएं उनके पास आती हैं। वे बताती हैं कि उन्होंने रोंगहुआ की शॉप से कई बार पेस्ट्रीज खरीदी हैं और उन्हें उसके प्रोडक्ट्स पर पूरा भरोसा है। वे रोंगहुआ के लिए विटनेस बनने को तैयार हैं। उनमें से एक कहती है कि उसे उन लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत है जो जानबूझकर किसी बेकसूर पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। वे रिटन स्टेटमेंट पर अपने फिंगरप्रिंट्स देने लगती हैं। रोंगहुआ इमोशनल होकर सभी का शुक्रिया करती है। वे महिलाएं कहती हैं कि इसमें थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं। सभी मिलिट्री फैमिलीज़ को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आने वाले समय में रोंगहुआ को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उनसे साफ कह सकती है। वे बताती हैं कि वे अक्सर रोंगहुआ के बारे में बात करती हैं। उन्हें उसका खुलकर जीने और गलत बात के सामने न झुकने वाला बिहेवियर बहुत पसंद है। उनके हिसाब से पूरे कंपाउंड की मिलिट्री वाइब्स में रोंगहुआ सबसे कूल है। लिन खुशी और राहत की वजह से लगभग रोने लगती है। उसे लगा था कि अब उनका बचना पॉसिबल नहीं है। महिलाएं उसे इमोशनल ड्रामा बंद करने के लिए कहती हैं। वे याद दिलाती हैं कि ऑफिशियल्स ने सिर्फ 3 दिन दिए थे और उनमें से 2 दिन निकल चुके हैं। वे रोंगहुआ को जल्दी फू चांगचिंग से मिलने की सलाह देती हैं। शायद मिलिट्री साइड से वो कोई और रास्ता निकाल सके। चांगचिंग का नाम सुनते ही रोंगहुआ का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे पता है कि उसकी वजह से चांगचिंग भी इस प्रॉब्लम में फंस चुका है। रात को रोंगहुआ थकी हुई घर लौटती है। थोड़ी देर बाद चांगचिंग भी वापस आता है। वो रोंगहुआ को देखकर समझ जाता है कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया। चांगचिंग खुद उसके लिए दलिया बनाकर लाता है और जल्दी से खाने को कहता है। रोंगहुआ उससे पूछती है कि मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन में सब ठीक है या नहीं। चांगचिंग कहता है कि वो ठीक है और उसे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोंगहुआ दिन भर हुई परेशानी बताने लगती है। एविडेंस कलेक्ट करते समय बहुत सारे लोग इस मामले में फंसने से डर रहे थे, इसलिए कोई उनकी मदद नहीं करना चाहता था। उसे डर है कि 3 दिन के अंदर कंप्लीट एविडेंस नहीं मिला तो वो अपना नाम साफ नहीं कर पाएगी। सबसे ज्यादा गिल्ट उसे इस बात का है कि उसकी शॉप की वजह से चांगचिंग पर भी मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। चांगचिंग तुरंत कहता है कि रोंगहुआ ने उसे किसी प्रॉब्लम में नहीं डाला। वो उसे कभी झूठे इल्जाम के साथ अकेला नहीं छोड़ेगा। रोंगहुआ बताती है कि पहले वो बहुत स्ट्रॉन्ग और कुछ हद तक एरोगेंट भी थी। उसे हर प्रॉब्लम अकेले हैंडल करने की आदत थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में चांगचिंग है, इसलिए पहली बार उसका मन कर रहा है कि वो खुद को हर समय स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए मजबूर न करे।
चांगचिंग कहता है कि पिछले कई दिनों से रोंगहुआ एक एक प्रूफ इकट्ठा करने के लिए जितनी मेहनत कर रही है वो सब उसने देखा है। रोंगहुआ कैसी इंसान है ये उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। उसकी बात सुनकर रोंगहुआ के मन में अपना सबसे बड़ा सीक्रेट घूमने लगता है। वो जानती है कि वो इस समय और शरीर की असली रोंगहुआ नहीं है, वो दूसरी जिंदगी से आई है और अपने साथ पुराने समय की नॉलेज लेकर चल रही है। रोंगहुआ हमेशा से डरती थी कि अगर ये सीक्रेट बाहर आ गया तो चांगचिंग उस पर भरोसा करना बंद कर देगा, लेकिन इस समय वो अंदर से इतनी टूट चुकी है कि अब उससे सब कुछ छिपाना भी मुश्किल लग रहा है। वो चांगचिंग से कहती है कि उसके बारे में कुछ बातें बाकी ऑर्डिनरी लड़कियों से अलग हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें वो अभी बता नहीं सकती। वो कई बार बोलने की कोशिश करती है लेकिन वर्ड्स उसके मुंह से बाहर नहीं आते। रोंगहुआ सिर्फ इतना कह पाती है कि चांगचिंग को उस पर विश्वास करना होगा। उसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कुछ नहीं किया, उसने कोई गलत काम नहीं किया। वो बस चांगचिंग के साथ शांति और स्टेबल जिंदगी जीना चाहती है और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती है। चांगचिंग उसकी बात सुनकर कहता है कि वो समझता है। वो न कोई सवाल करेगा और न अपनी तरफ से गेसेस लगाएगा। अगर रोंगहुआ अभी अपने सीक्रेट्स बताने के लिए तैयार नहीं है तो वो उस दिन तक इंतज़ार करेगा जब रोंगहुआ खुद बोलना चाहेगी। इस समय उसके लिए इतना जानना ही काफ़ी है कि वो रोंगहुआ है, वही लड़की जिसे चांगचिंग पूरी ज़िंदगी प्रोटेक्ट करना चाहता है। फिर चांगचिंग कहता है कि अब रोंगहुआ को ये सब अकेले हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। अगली सुबह वो यूनिट में वापस जाकर ऑर्गेनाइजेशन को पूरी सिचुएशन समझाएगा, इसके पीछे कोई भी क्यों न हो। चांगचिंग हमेशा रोंगहुआ के साथ खड़ा रहेगा और उसे दोबारा अकेले अपमान सहने नहीं देगा। अगली सुबह चांगचिंग अपने मिलिट्री डायरेक्टर के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स रखता है। वो बताता है कि उसकी फैमिली मेंबर रोंगहुआ की पेस्ट्री शॉप के पास हर खरीदारी और बिजनेस प्रोसेस से जुड़े लीगल सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। सभी प्रोसीजर्स रूल्स के हिसाब से पूरे किए गए थे। कंप्लेंट में इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने, गलत तरीके से प्रॉफिट कमाने और अकाउंट्स छिपाने जैसी जो बातें लिखी गई हैं उनका कोई प्रूफ नहीं है। चांगचिंग इसे पूरी तरह झूठा इल्जाम बताता है। डायरेक्टर सारे एविडेंस देखने के बाद कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा से चांगचिंग की पर्सनालिटी और हॉनेस्टी पर भरोसा रहा है। अब जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और कोई गलत काम प्रूव नहीं हुआ तो चांगचिंग के खिलाफ चल रही मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। उसकी पुरानी पोजीशन भी वापस कर दी जाती है। चांगचिंग ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्ट के लिए शुक्रिया करता है, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं करना चाहता। वो रिक्वेस्ट करता है कि एनोनिमस रिपोर्ट के पीछे मौजूद लोगों को ढूंढा जाए। सिर्फ उसका और रोंगहुआ का नाम साफ करना काफ़ी नहीं है। अगर ऐसे लोगों को रोका नहीं गया तो वे किसी दूसरे को भी इसी तरह झूठे केस में फंसा सकते हैं। डायरेक्टर प्रॉमिस करता है कि मिलिट्री लोकल अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर पूरी बात की जाँच करेगी। जिसने भी जानबूझकर फाल्स रिपोर्ट बनाई है उसका पता लगाया जाएगा और रोंगहुआ व चांगचिंग के साथ सही किया जाएगा। मिलिट्री ऑफिस से लौटने के बाद चांगचिंग रोंगहुआ को सारी इन्फॉर्मेशन देता है। रोंगहुआ सबसे पहले पूछती है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई या नहीं। चांगचिंग बताता है कि उसके खिलाफ जांच वापस ले ली गई है और उसे पुरानी पोजीशन पर फिर से काम करने की परमिशन मिल गई है। वो ये भी बताता है कि फॉल्स रिपोर्ट करने वाले लोगों का पता चल गया है। रोंगहुआ तुरंत वांग जिमिंगी और झाओ तियान्यू का नाम लेती है। चांगचिंग कहता है कि रिपोर्ट के वर्ड्स, बनाए गए फेक एविडेंस और पीछे छोड़े गए क्लूज सभी उन्हीं दोनों तक पहुंचते हैं। जिमेंगी और झाओ ने मिलकर जानबूझकर झूठा इल्जाम लगाया और उन्हें फ्रेम करने की कोशिश की। इसके बाद चांगचिंग जिमेंग के बारे में सॉफ्ट तरीके से बोलता है। उसके हिसाब से जिमेंग अपनी फीलिंग्स को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी। वो चांगचिंग को पसंद करती थी और जेलसी की वजह से सही गलत समझना बंद कर बैठी। जिमेंग कल्चरल सेंटर की मैं परफॉर्मर है। अगर उसका क्राइम पूरी तरह पब्लिक हो गया तो सिर्फ उसका करियर ही नहीं, उसकी फैमिली का नाम भी खराब हो जाएगा। रोंगहुआ उसकी बात समझकर पूछती है कि क्या चांगचिंग जिमेंगी को छोड़ देना चाहता है। चांगचिंग कहता है कि अगर कोई इंसान अपनी गलती मानकर बदल सकता है तो उसे एक मौका दिया जा सकता है। इस रिपोर्ट से कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसे ठीक न किया जा सके। उसका मानना है कि जिमेंगी को उसकी गलती समझाकर दोबारा ऐसा न करने के लिए कहा जाए। उसे पूरी तरह ख़त्म कर देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन झाओ तियान्यू का मामला अलग है। वो पहले भी कई बार ट्रबल कर चुका है। रोंगहुआ को ज़बरदस्ती ले जाने आया और अब उसने जानबूझकर फेक रिपोर्ट बनवाई। ऐसे आदमी को बार बार छोड़ना सही नहीं होगा। चांगचिंग कहता है कि झाओ को लीगल तरीके से उसकी हरकतों की कीमत देनी होगी। रोंगहुआ इस डिसीजन में उसका साथ देती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वे जिमेंग से एक आखिरी बार बात करेंगे। उसे पूरी बात माननी होगी। झाओ के साथ हर कांटेक्ट ख़त्म करना होगा और प्रॉमिस करना होगा कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। झाओ के खिलाफ प्रॉपर एक्शन जारी रहेगा। रोंगहुआ और चांगचिंग वांग जिमेंग से मिलने जाते हैं। जिमेंगी ठंडे तरीके से पूछती है कि वे उससे क्या चाहते हैं।
रोंगहुआ सीधे कहती है कि जिमेंगी और झाओ तियान्यू ने मिलकर जो फॉल्स रिपोर्ट बनाई थी उसके बारे में उन दोनों को सब पता चल गया है। पुलिस स्टेशन और मिलिट्री ने भी मैटर चेक कर लिया है। फिर भी रोंगहुआ और चांगचिंग इस बात को पूरी तरह पब्लिक नहीं करना चाहते। वे जिमेंगी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे रहे हैं। रोंगहुआ कहती है कि जिमेंगी के पास अपना करियर और आने वाली जिंदगी है, अब उसे खुद को संभालना चाहिए, ऐसे ऑब्सेशन को छोड़ देना चाहिए जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके जिमेंगी सिर्फ अपना ही नुकसान कर रही है, इसलिए उसे झाओ तियान्यू के साथ हर रिश्ता और कांटेक्ट खत्म करना होगा। रोंगहुआ साफ कहती है कि इस बार वो पीछे हट रही है, लेकिन अगर जिमेंगी ने दोबारा ऐसा कुछ किया तो अगली बार उसे कोई मौका नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो चांगचिंग के साथ वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद रोंगहुआ पूछती है कि क्या झाओ तियान्यू पकड़ा गया। उसे बताया जाता है कि वो समय रहते भाग निकला। ऐसा लगता है कि उसे पहले से अंदाजा हो गया था कि उसकी तलाश की जा रही है। चांगचिंग कहता है कि झाओ कुछ समय के लिए छिप सकता है, लेकिन हमेशा भागता नहीं रह सकता। इस बार लीगल एक्शन सिर्फ उसके खिलाफ जारी है, जबकि जिमेंगी को एक मौका दे दिया गया है। इस वजह से झाओ को लग सकता है कि जिमेंग ने उसे धोखा दिया और खुद बचने के लिए सारी प्रॉब्लम उसके ऊपर डाल दी। चांगचिंग को पूरा यकीन है कि झाओ अब जिमेंगी से भी बदला लेना चाहेगा। रोंगहुआ मानती है कि ये होना ऑलमोस्ट तय है, लेकिन अब ये जिमेंगी और झाओ के बीच का मामला है। जिमेंग ने एक गलत ऑब्सेशन में उसका साथ चुना था, इसलिए उसे अपने डिसीजन के रिजल्ट्स का सामना करना होगा। रोंगहुआ और चांगचिंग ने जितना कर सकते थे उतना कर दिया। अब बाकी झाओ और जिमेंगी को खुद संभालना होगा। दोनों कहते हैं कि उनके लिए अपना दिल साफ होना ही काफी है। अकेली बैठी वांग जिमेंगी भी इसी डर में है। वो सोचती है कि झाओ को जरूर पता चल गया होगा कि उसने इन्फॉर्मेशन दे दी है। उसे डर है कि झाओ अब उससे नफरत करेगा और मौका मिलते ही उससे बदला लेगा। लेकिन फिर वो खुद को समझाती है कि झाओ का सबसे बड़ा गुस्सा अभी भी रोंगहुआ पर होगा। उसकी नजर में सारी प्रॉब्लम्स की असली वजह वही है। शॉप दोबारा खुलने के बाद रोंगहुआ खुशी से चांगचिंग के पास आती है। वो बताती है कि फॉल्स रिपोर्ट और सीलिंग वाली प्रॉब्लम के बाद बिजनेस कम होने के बजाय और बेहतर हो गया है। बहुत सारे लोग अब जानबूझकर रोंगजी शॉप को सपोर्ट करने आ रहे हैं। सारे कॉस्ट निकालने के बाद आज का नेट प्रॉफिट पहले से काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ वांग जिमेंग शीशे में खुद को देखकर सोचती है कि वो इतनी एलिगेंट और खूबसूरत है, फिर भी गांव से आई रोंगहुआ उसके बराबर कैसे खड़ी हो सकती है। वो मानने को तैयार नहीं कि चांगचिंग ने सच में रोंगहुआ को चुन लिया। जिमेंग फैसला करती है कि उसे झाओ तियान्यू से दोबारा बात करनी होगी। रोंगहुआ को चांगचिंग से दूर करने का कोई दूसरा तरीका निकालना होगा। वो सीक्रेटली झाओ से मिलने पहुंचती है। झाओ मजाक में कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी मिस वैंग उसे याद रखेंगी। जिमेंग कहती है कि आखिर वे दोनों अच्छे पार्टनर्स हैं। झाओ तुरंत पूछता है कि वो उसकी मदद और रिस्क का बदला किस तरह देगी। वो लगभग जेल जाने वाला था। जिमेंग उसे याद दिलाती है कि वे सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन झाओ उसके करीब आते हुए कहता है कि सिर्फ काम की पार्टनरशिप बहुत बोरिंग होती है। जिमेंगी को उसके लिए थोड़ी अप्रिशिएशन भी दिखानी चाहिए। जिमेंगी समझ जाती है कि उसका इरादा सही नहीं है। वो पीछे हटते हुए पूछती है कि झाओ क्या करना चाहता है। जब वो नहीं रुकता तो जिमेंगी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। झाओ हंसकर कहता है कि जिमेंगी जितना रेजिस्ट करेगी उसे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। वो उसे चांगचिंग जैसे सोल्जर का सपना छोड़ने के लिए कहता है। उसके मुताबिक जिमेंगी अगर उसके साथ रहेगी तभी आराम से जी पाएगी। जिमेंगी उसे पास न आने के लिए कहती रहती है। मौका मिलते ही वो झाओ को मार देती है। झाओ गुस्से में उसे पकड़कर पूछता है कि उसने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। इसी बीच रोंगहुआ और चांगचिंग को अच्छी खबर मिलती है। उनकी मैरिज एप्लीकेशन आखिरकार अप्रूव हो चुकी है। रोंगहुआ पूछती है कि नॉर्मली इस प्रोसेस में कितना समय लगता है। उसे बताया जाता है कि अप्रूवल आने में लगभग 1 महीना लग सकता है। इसके बाद रोंगहुआ फिर ट्रेनिंग ग्राउंड के पास पहुंचती है। जवान सोल्जर्स को एक्सरसाइज करते देखकर वो उनकी ताकत और बॉडी की तारीफ करने लगती है। वो सोचती है कि जवान होना सच में बहुत अच्छा है। इनकी आर्म्स और फिजिक देखकर साफ पता चलता है कि इन्होंने कितनी प्रैक्टिस की है। चांगचिंग उसे सोल्जर्स की तरफ देखते हुए पकड़ लेता है। वो पूछता है कि रोंगहुआ क्या देख रही है और क्या अभी तक उसका मन नहीं भरा। रोंगहुआ कहती है कि वो सिर्फ अच्छे से बनी बॉडी को देखकर अप्रिशिएट कर रही है। आसपास मौजूद लोग चांगचिंग का जेलस चेहरा देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। वे कहते हैं कि डिप्टी कमांडर की जेलसी दूर से महसूस हो रही है। अगर रोंगहुआ किसी सोल्जर को 2 बार देख भी ले तो वो उसके साथ भाग नहीं जाएगी, इसलिए चांगचिंग को इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। रोंगहुआ भी तुरंत अपने होने वाले पति को मनाने लगती है। वो कहती है कि बाकी सोल्जर स्ट्रॉन्ग जरूर दिखते हैं, लेकिन कोई भी उसके चांगचिंग जितना अमेजिंग नहीं है। फू चांगचिंग एक असली हीरो है जो अकेला 10 लोगों को संभाल सकता है। बाकी सभी उसके सामने अभी बहुत छोटे हैं।
उनकी लवी डवी बातें सुनकर बाकी लोग कहते हैं कि इन दोनों का बिहेवियर तो न्यूली मैरिड कपल से भी ज्यादा स्वीट है। दोनों को देखते देखते उनके दांतों में दर्द होने लगा है, इसलिए यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। कुछ समय बाद मिलिट्री डायरेक्टर रोंगहुआ को ऑफिस बुलाता है। वो बताता है कि नेशनल डे आने वाला है और कम्युनिटी के लिए एक अप्रिशिएशन परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है। कल्चरल सेंटर अपने प्रोग्राम्स देगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि मिलिट्री फैमिलीज की महिलाएं भी अपनी तरफ से कुछ करें। इससे सभी लोगों को मिलिट्री वाइफ्स की एनर्जी और स्पिरिट देखने को मिलेगी। रोंगहुआ इस साल कंपाउंड में आई नई मिलिट्री फैमिली मेंबर है। डायरेक्टर कहता है कि नए इंसान के साथ नई थिंकिंग भी आती है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि रोंगहुआ मिलिट्री वाइफ्स को इकट्ठा करके उनका प्रोग्राम तैयार करवाएगी। उन्हें कल्चरल सेंटर की परफॉर्मर्स के साथ सेम स्टेज पर परफॉर्म करना होगा। डायरेक्टर पूछता है कि क्या रोंगहुआ को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। रोंगहुआ पहले सरप्राइज होती है और कहती है कि ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन अगले ही पल अपना एटीट्यूड बदलकर कॉन्फिडेंटली बोलती है कि वो टास्क पूरा करने की गारंटी देती है। डायरेक्टर को उसका यही कॉन्फिडेंस पसंद आता है। वो रिहर्सल के लिए एक वेयरहाउस देता है। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो रोंगहुआ सीधे उससे कांटेक्ट कर सकती है। रोंगहुआ उसका शुक्रिया करके ऑफिस से निकल जाती है। कल्चरल सेंटर में लियूमैन दौड़ती हुई वांग जिमेंग के पास आती है। वो पूछती है कि क्या जिमेंग ने अप्रिशिएशन परफॉर्मेंस की नई खबर सुनी है। इस बार कल्चरल सेंटर के साथ मिलिट्री वाइव्स भी हिस्सा लेने वाली हैं। जिमेंग को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर उसे बताया जाता है कि मिलिट्री वाइव्स के पूरे प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रोंगहुआ को दी गई है। जिमेंग चौंक कर पूछती है कि रोंगहुआ को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मिल सकती है। उसकी साथी बताती है कि फू चांगछिंग और रोंगहुआ की मैरिज एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन भी अब रोंगहुआ को डेप्यूटी कमांडर की होने वाली वाइफ मानकर इम्पोर्टेंस दे रहा है। गुस्से में जिमेंगी का पैर या टो चोटिल हो जाता है। उसकी साथी घबराकर पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। वो कहती है कि अगर इंजरी की वजह से जिमेंगी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई तो सारी अटेंशन रोंगहुआ को मिल जाएगी। जिमेंगी पहले ही अपनी जेलसी में परेशान है। अब उसे लगता है कि रोंगहुआ सिर्फ चांगछिंग ही नहीं, स्टेज पर मिलने वाली उसकी पहचान भी छीनना चाहती है। वो साफ कहती है कि रोंगहुआ चाहे जितना नाम और अटेंशन पाने का सपना देखे, जिमेंगी उसे सफल नहीं होने देगी। झाओ तियान्यू फिर जिमेंगी के पास पहुंच जाता है। जिमेंगी पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। झाओ मजाक में उसे ब्यूटीफुल मिस वांग कहकर बुलाता है। वो कहता है कि उसे पता चला है चांगछिंग और रोंगहुआ ने मैरिज एप्लीकेशन दे दी है। इसी गुस्से में जिमेंगी खुद को चोट पहुंचा बैठी। वो उसकी इंजरी देखने के बहाने करीब आने लगता है। जिमेंगी उसे तुरंत बाहर जाने के लिए कहती है। झाओ का एटीट्यूड बदल जाता है। वो पूछता है कि क्या जिमेंगी उसे इस्तेमाल करने के बाद बेकार चीज़ की तरह फेंकना चाहती है। झाओ कहता है कि उसने जिमेंगी के लिए इतने सारे गलत काम किए, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिला। उसके सिर की चोट तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई। जिमेंगी फिर उसे जाने के लिए कहती है और मदद के लिए चिल्लाने की धमकी देती है, लेकिन झाओ उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि आज जिमेंगी चाहे या न चाहे, उसे झाओ के सारे कामों की कीमत देनी ही होगी। रोंगहुआ सबसे पहले लिन शियाओयान के घर पहुंचती है। लिन उसे अंदर बुलाती है, लेकिन रोंगहुआ कहती है कि उसके पास एक ज़रूरी बात है। वो बताती है कि कंपाउंड में बड़ी पार्टी होने वाली है और मिलिट्री फैमिलीज़ को अपना प्रोग्राम तैयार करने के लिए कहा गया है। रोंगहुआ चाहती है कि लिन भी उसके साथ परफॉर्म करे। वे कोई गाना गा सकती हैं या मिलिट्री वाइफ्स की ज़िंदगी पर छोटा स्किट बना सकती हैं। लिन हाथ जोड़कर कहती है कि रोंगहुआ उससे काम करवा लें, दुकान चलवा लें या कोई अरेंजमेंट करवा लें, लेकिन सिंगिंग और डांसिंग उसके बस की बात नहीं है। रोंगहुआ कहती है कि कोशिश किए बिना उसे कैसे पता चलेगा, वो खुद लिन को सिखाएगी, लेकिन लिन स्टेज का नाम सुनते ही घबरा जाती है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया और लोगों के सामने जाते ही डर जाती है। रोंगहुआ उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है कि अगली सुबह 8 बजे वेयरहाउस में मिलना है। लिन मना करती रह जाती है, लेकिन रोंगहुआ उसे ज़रूर आने के लिए कहकर चली जाती है। इसके बाद दूसरी महिलाओं की एबिलिटीज़ चेक की जाती हैं। एक महिला कहती है कि वो गा सकती है, लेकिन उसका गाना हमेशा सुर से बाहर चला जाता है। रोंगहुआ उससे 2 लाइन सुनाने को कहती है। गाना सुनने के बाद वो तारीफ तो करती है, लेकिन फिर कहती है कि ये स्टाइल बहुत पुराना और सिंपल है, इसलिए वे अगले दिन वेयरहाउस में कुछ दूसरा प्लान करेंगी। किसी को छोटा स्किट परफॉर्म करने को कहा जाता है। उसे वीक और सॉफ्ट बनकर एक्टिंग करने के लिए कहा जाता है। थोड़ी एक्टिंग देखने के बाद वो आइडिया भी ठीक नहीं लगता।
एक और महिला कहती है कि उसके हाथ सिर्फ कपड़े धोना जानते हैं, ईरू बजाना नहीं। रोंगहुआ उसे समझाती है कि ईरू बजाना भी कुछ हद तक कपड़े धोने जैसा है और उसे ट्राई करने के लिए कहती है। जब वो ईरू बजाती है तो रोंगहुआ फिर तारीफ करके कहती है कि ये भी थोड़ा पुराना लग रहा है। आखिर में सबको अगली सुबह 8 बजे वेयरहाउस में आने और कोई दूसरा आइडिया सोचने के लिए कहा जाता है। अगली सुबह वेयरहाउस में महिलाएं अपनी अपनी स्पेशल स्किल्स दिखाने के नाम पर घर का सामान लेकर पहुंच जाती हैं। रोंगहुआ उन्हें इतना सामान लाते देखकर पूछती है कि क्या वे अपना पूरा घर यहाँ शिफ्ट करने वाली हैं। एक महिला बताती है कि रोंगहुआ ने सभी को अपना बेस्ट टैलेंट लाने के लिए कहा था, इसलिए वो अपने धोए हुए सबसे क्लीन कपड़े लाई है। एक कपड़ा इतना ज्यादा धोया गया है कि उसका ओरिजिनल ब्लू कलर भी बदल चुका है। दूसरी महिला अपनी बनाई हुई सबसे अच्छी निटेड स्वेटर दिखाती है। रोंगहुआ उनकी मेहनत समझती है, लेकिन कहती है कि वे स्टेज पर कपड़े धोना या स्वेटर बुनना परफॉर्म नहीं कर सकती। ये पार्टी पूरे कंपाउंड के लिए बड़ी बात है। कल्चरल सेंटर की ट्रेन लड़कियां भी परफॉर्म करेंगी। मिलिट्री वाइफ्स को भी अपनी एनर्जी दिखानी चाहिए ताकि कोई उन्हें कम न समझे। बाकी महिलाएं उसकी बात से अग्री करती हैं। वे कहती हैं कि उन्हें सिर उठाकर खड़ा होना चाहिए और कल्चरल सेंटर को खुद को नीचा दिखाने का मौका नहीं देना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि उनमें से किसी को समझ नहीं आ रहा कि वे ऐसा क्या परफॉर्म करें जो सच में अच्छा लगे। रोंगहुआ सोचती है कि सिंगिंग ठीक नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स का आइडिया काम नहीं कर रहा और स्किट भी स्ट्रॉन्ग नहीं बना। सिर्फ इंथुजियाज्म से परफॉर्मेंस तैयार नहीं होगी। काफ़ी सोचने के बाद उसे डांस का आइडिया आता है, लेकिन वो कोई सॉफ्ट और एलिगेंट डांस नहीं करवाना चाहती। वो कहती है कि सभी महिलाएं द रेड डिटैचमेंट ऑफ विमेन परफॉर्म करेंगी। इस डांस में पावर और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स हैं। साथ ही ये मिलिट्री फैमिलीज की आइडेंटिटी के साथ भी फिट होता है। महिलाएं डर जाती हैं कि उनके पास डांसिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वे इतने पावरफुल मूवमेंट्स कैसे कर पाएंगी। तभी फू चांगचिंग वहां पहुंचता है। वो कहता है कि अगर उसकी पत्नी कह रही है कि ये हो सकता है तो ज़रूर होगा। चांगचिंग के ट्रस्ट से रोंगहुआ और बाकी महिलाओं को थोड़ी हिम्मत मिलती है। रिहर्सल की प्लानिंग खत्म होने के बाद चांगचिंग रोंगहुआ से घर चलने के लिए कहता है। इंस्ट्रक्टर और बाकी लोग जा चुके हैं, इसलिए अब उसे भी डिनर करना चाहिए। रोंगहुआ कहती है कि वो वेयरहाउस में ही रह सकती है, इससे प्रैक्टिस करना आसान होगा और बार बार आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही लोग उसके और चांगचिंग के घर में रहने पर गॉसिप भी नहीं करेंगे। चांगचिंग पूछता है कि वो कैसी बातें कर रही है। रोंगहुआ उसकी लीगली एक्सेप्टेड होने वाली वाइफ है और जल्द ही उनके घर की ब्राइड बनेगी। अपने ही घर जाने पर किसी को गॉसिप करने का हक नहीं है। वो रोंगहुआ को कोच रोंग कहकर छेड़ता है, फिर मजाक करता है कि नई पोजीशन मिलते ही उसे उसका छोटा डॉर्म रूम पसंद आना बंद हो गया। रोंगहुआ तुरंत कहती है कि उसने घर को डिसलाइक नहीं किया, वो सिर्फ प्रोग्राम के बारे में सोच रही थी। चांगचिंग बोलता है कि काम चाहे जितना भी हो, उसे अपने होने वाले पति और फैमिली को छोड़कर वेयरहाउस में नहीं रहना चाहिए। घर लौटते समय रोंगहुआ उससे पूछती है कि क्या उसका प्लान जरूरत से ज्यादा अनरियलिस्टिक है। उसने ऐसी महिलाओं को डांस करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है जिन्होंने ज़िंदगी में कभी डांस नहीं किया। चांगचिंग कहता है कि उसे ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। इसमें रोंगहुआ की असली पर्सनालिटी दिखती है। वो बड़ा सोचती है और सोचने के बाद ट्राई करने से नहीं डरती। रोंगहुआ फिर पूछती है कि क्या वो सच में उसे टाइम वेस्ट करने वाली लड़की नहीं समझ रहा। चांगचिंग साफ मना कर देता है। वो कहता है कि नया काम शुरू करते समय प्रॉब्लम्स आना नॉर्मल है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि रोंगहुआ ने हार नहीं मानी। जब लीडर हार नहीं मानेगा तो बाकी महिलाएं भी नहीं छोड़ेंगी। चांगचिंग उसे याद दिलाता है कि उसने गुंडों का सामना किया, शॉप पर जबरदस्ती करने वालों से फाइट की और फॉल्स रिपोर्ट के समय भी पीछे नहीं हटी। इस बार भी वो रास्ता निकाल लेगी। वो पूछता है कि क्या उसे किसी हेल्प की ज़रूरत है, वो ऑडियंस बन सकता है या म्यूज़िक ढूंढने में मदद कर सकता है। रोंगहुआ कहती है कि चांगचिंग को सिर्फ अपने नए सोल्जर्स पर ध्यान देना चाहिए। घर और कंपाउंड के छोटे मैटर्स वो खुद संभाल सकती है। उसे सिर्फ अपने डेप्यूटी कमांडर से थोड़ी एनकरेजमेंट चाहिए। चांगचिंग पूछता है कि वो किस तरह एनकरेजमेंट दे। रोंगहुआ उसके करीब आकर खुद जवाब दे देती है। दोनों के बीच एक प्राइवेट और अफेक्शनेट मोमेंट बनता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रोंगहुआ कहती है कि इतनी एनकरेजमेंट से उसका मन अभी नहीं भरा। अगले दिन से डांस प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। रोंगहुआ सभी महिलाओं से कहती है कि वे पैम्पर्ड लेडीज बनकर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग हीरोइंस बनकर स्टेज पर जाएंगी। शुरुआत में किसी से पोस्चर सीधा नहीं रखा जाता, किसी को टर्न समझ नहीं आता और किसी के लिए बेसिक मूवमेंट भी बहुत मुश्किल है। लिन फिर कंप्लेंट करती है कि वो डांस से ज़्यादा पेस्ट्रीज बनाने के लिए फिट है। रोंगहुआ किसी को हार नहीं मानने देती। वो कहती है कि सभी की बॉडी अच्छी है और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मूवमेंट्स आ जाएंगे।
वो खुद सामने खड़ी होकर हर स्टेप डेमोन्स्ट्रेट करती है। रोंगहुआ रिदम के लिए लगातार 1, 2, 3 काउंट करती है, फिर सभी को वही मूवमेंट दोबारा करने के लिए कहती है। कभी किसी की डायरेक्शन गलत हो जाती है तो कभी बैक स्ट्रेट नहीं रहती। वो शियाओयान को कमर सीधी रखने, थोड़ा टर्न लेने और आर्म्स खोलने का तरीका समझाती है। एक मूवमेंट सही होने पर सभी खुशी से चिल्लाने लगती हैं। कई दिनों की लगातार प्रैक्टिस के बाद महिलाओं में साफ इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगता है। उनके टर्न्स पहले से अच्छे हो जाते हैं और सभी लगभग एक रिदम में आने लगती हैं। रोंगहुआ उनकी प्रोग्रेस देखकर खुश होती है। वो याद दिलाती है कि परफॉर्मेंस उसी रात है, इसलिए सबको आखिरी बार मिलकर पूरी मेहनत करनी होगी। महिलाएं रोंगहुआ का शुक्रिया करती हैं। वो प्रैक्टिस के दौरान उनके लिए पाइनएप्पल केक्स भी लेकर आई थी। एक महिला कहती है कि रोंगहुआ ने उन्हें इतना प्रैक्टिस करवाया है कि आर्म्स और लेग्स अपने नहीं लग रहे। बाकी महिलाएं भी रोंगहुआ को बहुत स्ट्रिक्ट कोच बताती हैं, लेकिन रोंगहुआ कहती है कि स्ट्रिक्ट रहना बेहतर है। अगर वे स्टेज पर जाएंगी तो उन्हें ऐसा परफॉर्म करना चाहिए कि मिलिट्री फैमिलीज को शर्मिंदा न होना पड़े। परफॉर्मेंस वाले दिन वेयरहाउस में अचानक कुछ टूटे हुए सामान पर सभी की नज़र जाती है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि उनकी म्यूजिक कैसेट खराब कर दी गई है। सिर्फ कैसेट ही नहीं, टेप रिकॉर्डर भी तोड़ दिया गया है। महिलाएं गुस्से में पूछती हैं कि इतनी घटिया हरकत किसने की। ज़रूर कोई उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहता। अब कैसेट और रिकॉर्डर दोनों इस्तेमाल करने लायक नहीं हैं। यही उनका पूरा बैकिंग म्यूजिक था और परफॉर्मेंस उसी रात है। सभी घबरा जाती हैं। कोई पूछता है कि डैमेज्ड कैसेट ठीक हो सकती है या नहीं। दूसरी महिला कहती है कि अब इतनी जल्दी कुछ पॉसिबल नहीं लग रहा। रोंगहुआ सबको शांत करती है। वो कहती है कि पैनिक करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। वो सभी महिलाओं से प्रैक्टिस जारी रखने को कहती है। म्यूजिक और रिकॉर्डर की प्रॉब्लम वो खुद हैंडल करेगी। बाकी सभी को अपने मूवमेंट्स पर फोकस करना है। महिलाएं पूछती हैं कि क्या वे सच में उस रात स्टेज पर जा पाएंगी। रोंगहुआ उन्हें खुद पर भरोसा रखने के लिए कहती है और प्रैक्टिस दोबारा शुरू करवा देती है। रोंगहुआ टूटे रिकॉर्डर और कैसेट के पास खड़ी सोच रही होती है। तभी चांगचिंग वहां पहुंचता है। वो डैमेज सामान देखकर पूछता है कि ये किसने किया। रोंगहुआ कहती है कि उसे नहीं पता। वापस आने पर कैसेट और रिकॉर्डर इसी हालत में मिले। उसने इन महिलाओं के साथ पूरे 2 हफ्ते रिहर्सल की है। अब म्यूजिक नहीं है और परफॉर्मेंस शुरू होने में बहुत कम समय बचा है। चांगचिंग उसे पैनिक न करने के लिए कहता है। अगर रिकॉर्डर और कैसेट टूट गए हैं तो वे नए खरीद लेंगे, लेकिन रोंगहुआ बताती है कि द रेड डिटैचमेंट ऑफ विमेन की रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल से मिली थी। काफ़ी तलाश करने के बाद सिर्फ यही एक कैसेट मिली थी। चांगचिंग सिटी जाकर ढूंढने का सजेशन देता है। रोंगहुआ कहती है कि सिटी बहुत दूर है, वहां पहुंचने तक शॉप्स बंद हो जाएंगी। चांगचिंग बताता है कि सिटी में उसके कुछ जानने वाले हैं। ट्राई किए बिना उन्हें कैसे पता चलेगा कि कैसेट मिलेगी या नहीं। वो रोंगहुआ को साथ लेकर तुरंत निकल जाता है। सिटी पहुंचकर वे लाओ वांग नाम के शॉप ओनर से मिलते हैं। चांगचिंग उससे द रेड डिटैचमेंट ऑफ विमेन की कैसेट मांगता है। लाओ वांग अंदर जाकर चेक करता है। कुछ देर बाद वो वापस आकर बताता है कि आखिरी कैसेट 2 दिन पहले बिक गई थी, नया स्टॉक आने में समय लगेगा। वो टेरेसा टैंग के कुछ गाने ऑफर करता है, लेकिन वे डांस के काम के नहीं हैं। चांगचिंग उसका शुक्रिया करके रोंगहुआ के साथ बाहर आ जाता है। बाहर वो कहता है कि अभी थोड़ा समय बाकी है, इसलिए वे दूसरी जगह ट्राई कर सकते हैं। रोंगहुआ कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और परफॉर्मेंस शुरू होने वाली होगी। फिर भी चांगचिंग हार नहीं मानता। वो एक और जान पहचान वाले से पूछकर आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है, लेकिन चांगचिंग अभी भी हार नहीं मानता। वो कहता है कि वो एक और व्यक्ति से बात करके देखेगा, शायद आखिरी समय में कोई रास्ता निकल आए। परफॉर्मेंस वेन्यू पर ऑडियंस अगला प्रोग्राम देखने के लिए उत्साहित है। लोग बातें कर रहे हैं कि अब मिलिट्री वाइफ्स का प्रोग्राम आने वाला है। उन्होंने सुना है कि वे द रेड डिटैचमेंट ऑफ विमेन परफॉर्म करने वाली हैं। कई लोग रोंगहुआ की एबिलिटी पर भरोसा जताते हैं। उनके हिसाब से रोंगहुआ के कंट्रोल में तैयार हुआ प्रोग्राम खराब नहीं हो सकता। इसी दौरान कल्चरल सेंटर की परफॉर्मेंस खत्म होती है। जिमेंगी के सपोर्टर्स उसकी खूबसूरती और डांस की खूब तारीफ करते हैं। बैकस्टेज मिलिट्री वाइफ्स बहुत नर्वस हैं। उनका कहना है कि बिना साउंड और प्रॉपर रिदम के सभी स्टेप्स समय पर करना मुश्किल होगा। कल्चरल सेंटर की कुछ महिलाएं उनके पास आकर पूछती हैं कि प्रेपरेशन कैसी चल रही है। उन्हें पता है कि मिलिट्री वाइफ्स का बैकिंग ट्रैक गायब हो चुका है। वे मजाक उड़ाते हुए पूछती हैं कि बिना म्यूजिक के ये महिलाएं स्टेज पर क्या करेंगी, क्या सिर्फ हाथ पैर हिलाकर वापस आ जाएंगी? ऐसा प्रोग्राम बहुत एम्बैरेसिंग होगा। फिर वे पूछती हैं कि उनकी लीडर रोंगहुआ कहाँ है, क्या वो आखिरी समय पर डरकर भाग गई? मिलिट्री वाइफ्स रोंगहुआ का सपोर्ट करती हैं। वे कहती हैं
हैं कि कल्चरल सेंटर की महिलाओं को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके पास अपना तरीका है। सामने से द रेड डिटैचमेंट ऑफ विमेन प्रोग्राम अनाउंस हो जाता है। अपना नाम सुनते ही सभी मिलिट्री वाइफ्स एक दूसरे को तैयार रहने के लिए कहती हैं और स्टेज पर जाने के लिए अपनी पोजीशंस ले लेती हैं। मिलिट्री वाइफ्स स्टेज पर पहुंच जाती हैं। सभी को लग रहा था कि बिना बैकिंग म्यूजिक के उनका प्रोग्राम शुरू ही नहीं हो पाएगा, लेकिन तभी लाइव म्यूजिक बजने लगता है। सबटाइटल्स में इसे कहीं पियानो और बाद में जिथर कहा जाता है। ये म्यूजिक रोंगहुआ खुद बजा रही है। उसे देखकर वांग जिमेंग हैरान रह जाती है। वो यकीन नहीं कर पाती कि कैसेट और रिकॉर्डर दोनों खराब होने के बाद भी रोंगहुआ ने आखिरी समय में दूसरा रास्ता निकाल लिया। टूटे रिकॉर्डर और कैसेट की प्रॉब्लम दोबारा याद दिलाई जाती है, जिसकी वजह से प्रोग्राम रुकने वाला था, लेकिन रोंगहुआ के लाइव म्यूजिक ने आखिरी समय पर सिचुएशन संभाल ली। लेकिन अब उसके लाइव म्यूजिक पर सभी मिलिट्री वाइफ्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ द रेड डिटैचमेंट ऑफ विमेन परफॉर्म कर रही हैं। उनके मूवमेंट्स और रोंगहुआ का म्यूजिक एक साथ चलते हैं। जिन महिलाओं को कुछ दिन पहले ठीक से खड़ा होना तक नहीं आता था, वे अब पूरे ऑडियंस के सामने स्ट्रॉन्ग डांस पूरा कर देती हैं। उनकी परफॉर्मेंस खत्म होते ही वहाँ तालियां बजने लगती हैं। स्टेज से उतरते ही सभी महिलाएं बहुत खुश होती हैं। वे कहती हैं कि परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल थी कि उसकी आवाज़ आसमान तक पहुंच गई होगी। हर कोई रोंगहुआ और साथ देने वाले लोगों का शुक्रिया करता है। एक महिला बताती है कि स्टेज पर जाने से पहले उसके पैर डर से कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने रोंगहुआ का लाइव म्यूजिक सुना, उसका सारा डर खत्म हो गया। ऑडियंस की इतनी सारी तालियां सुनकर उसे लगा कि वो भी जिंदगी में पहली बार किसी स्टार की तरह चमकी है। बाकी महिलाएं भी रोंगहुआ को पूरा क्रेडिट देती हैं। वे कहती हैं कि अगर रोंगहुआ उन्हें इकट्ठा करके प्रैक्टिस न करवाती तो उनमें से कोई स्टेज पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। रोंगहुआ क्रेडिट लेने के बजाय कहती है कि यह उनकी अपनी मेहनत का रिजल्ट है। सभी ने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की, तभी परफॉर्मेंस सक्सेसफुल हुई। उनके पिछले 2 हफ्तों की मेहनत बेकार नहीं गई। रात काफ़ी हो चुकी है, इसलिए महिलाएं एक दूसरे को घर जाने के लिए कहती हैं। वे जानबूझकर चांगचिंग और रोंगहुआ को अकेला छोड़ने लगती हैं। जाते जाते वे चांगचिंग को छेड़ती हैं कि वो अपनी ग्रेट हीरोइन को जल्दी घर ले जाएं और आज रात उसे अच्छी तरह रिवॉर्ड करे। सभी के जाने के बाद चांगचिंग पूछता है कि रोंगहुआ बहुत थक गई होगी। रोंगहुआ कहती है कि वो थकी नहीं, बल्कि बहुत एक्साइटेड है। वो डिप्टी कमांडर से पूछती है कि आज दिया गया सरप्राइज कैसा था। चांगचिंग कहता है कि ये सिर्फ सरप्राइज नहीं था। रोंगहुआ हर बार कोई ऐसी नई एबिलिटी दिखा देती है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होता। रोंगहुआ मजाक में कहती है कि चांगचिंग ने एक ट्रेजर से शादी करने का डिसीजन लिया है। इस ट्रेजर के अंदर अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स छिपे हैं। चांगचिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि उन सारे सीक्रेट्स को जानने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है। वो धीरे धीरे हर सीक्रेट खुद डिस्कवर करेगा। दूर खड़ी वांग जिमेंग दोनों को प्यार से बात करते देख रही है। वो परेशान होकर पूछती है कि रोंगहुआ में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से चांगचिंग बार बार उसी की तरफ खिंचा चला जाता है। तभी झाओ तियानी उसके कमरे में पहुंच जाता है। जिमेंगी घबराकर पूछती है कि वो अंदर कैसे आया। झाओ कहता है कि उसके आने का तरीका जिमेंगी के लिए जानना जरूरी नहीं है। वो बाहर खड़े चांगचिंग और रोंगहुआ की तरफ इशारा करके कहता है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूबे हुए हैं। जबकि मिस वांग ने इतनी प्लानिंग और मेहनत की, फिर भी वो गाँव से आई लड़की के बराबर नहीं पहुँच पाई। जिमेंगी उससे पूछती है कि वो आखिर चाहता क्या है। झाओ गलत इरादे से उसके करीब आता है। जिमेंगी उसे तुरंत दूर हटने के लिए कहती है। झाओ कहता है कि जिमेंगी को इतना एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, उसने उसे पसंद किया है। ये जिमेंगी की अच्छी किस्मत है। अब वो कल्चरल सेंटर की ऊंची और रिस्पेक्टेड स्टार नहीं रही। उसके हिसाब से जिमेंगी और गांव से आई रोंगहुआ में अब कोई फर्क नहीं है। वो उसे और भी गंदी बातों से इंसल्ट करता है। जिमेंगी उसका विरोध करती है तो झाओ धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा रेजिस्टेंस किया तो वो पूरे कंपाउंड को उनके बीच हुई हर बात बता देगा। फिर जिमेंगी के अंदर यहाँ रहने की हिम्मत नहीं बचेगी। कुछ समय बाद रोंगजी डिम सम शॉप पर कस्टमर्स की भीड़ पहले से ज्यादा बढ़ने लगती है। कंपाउंड की महिलाएं रोंगहुआ की पेस्ट्रीज के साथ उसकी परफॉर्मेंस की भी तारीफ करती हैं। वे कहती हैं कि रोंगहुआ सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स और बिजनेस में अच्छी नहीं है, बल्कि म्यूजिक भी बहुत अच्छा बजाती है। कल्चरल सेंटर की मैं परफॉर्मर भी उसके सामने कम लग रही थी। रोंगहुआ विनम्र होकर कहती है कि वे उसकी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ कर रही हैं। महिलाएं पेस्ट्रीज खरीदकर उससे विदा लेती हैं। उनके जाने के बाद लिन कहती है कि अब उन्हें शॉप का साइज बढ़ाना पड़ेगा। कस्टमर्स लगातार बढ़ रहे हैं और छोटी जगह में सभी को संभालना मुश्किल हो रहा है। रोंगहुआ एग्री करती है। उसका सपना भी पूरा नहीं हुआ है और वो रोंगजी को इससे बहुत आगे ले जाना चाहती है। तभी लिन एक अनजान आदमी को शॉप की तरफ देखते हुए नोटिस करती है। वो रोंगहुआ से कहती है कि वो आदमी कुछ स्ट्रेंज लग रहा है। रोंगहुआ उसे पैनिक न करने और अपना काम जारी रखने को कहती है। वो आदमी अंदर आकर पूछता है कि क्या सामने खड़ी लड़की कॉमरेड रोंगहुआ
है? रोंगहुआ उससे उसका परिचय पूछती है। वो खुद को सियाहुआ ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजर जाओ मिंग बताता है और अपना बिजनेस कार्ड देता है। रोंगहुआ पूछती है कि मैनेजर जाओ किस काम से आया है। जाओ मिंग कहता है कि उसकी कंपनी काफ़ी समय से रोंगजी डिम सम शॉप को फॉलो कर रही है। उसे रोंगहुआ की बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और दूर तक सोचने की एबिलिटी बहुत पसंद आई। उसके हिसाब से इतनी केपेबल रोंगहुआ का सिर्फ लोकल एरिया में काम करना उसकी टैलेंट को वेस्ट करना है। वो इन्वेस्टमेंट और इक्विपमेंट देने को तैयार है। उसकी मदद से रोंगजी को प्रॉपर ब्रांड बनाकर शायमिन तक ले जाया जा सकता है। शायमिन का नाम सुनते ही रोंगहुआ सोच में पड़ जाती है। अगर एक दिन रोंगजी की शॉप शायमिन में खुलती है तो उसके ट्रेडिशनल फूजियान ताइवान फ्लेवर्स अपनी जड़ों तक वापस पहुंच जाएंगे। इसी दौरान सबटाइटल्स में ड्रामा से अलग एक छोटा इंग्लिश ओवरले दिखाई देता है। उसमें लिखा होता है कि प्राइस देखकर चलते हुए लोग भी रुक गए। ये लाइन आसपास चल रही कॉन्वर्सेशन से कनेक्टेड नहीं होती। घर लौटने के बाद चांगचिंग नोटिस करता है कि रोंगहुआ लगातार बेचैन है। वो पूछता है कि आज क्या हुआ और वापस आने के बाद से वो इतनी परेशान क्यों दिख रही है। रोंगहुआ उसे मैनेजर जाओ के ऑफर के बारे में बताती है। उसे इन्वेस्टमेंट के साथ रोंगजी को शायमिन तक ले जाने का चांस मिला है। ये उसके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता था। फिर रोंगहुआ बताती है कि उसने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। चांगचिंग हैरान होकर पूछता है कि उसने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ी। रोंगहुआ साफ कहती है कि उसने चांगचिंग की वजह से मना किया है। उसका घर और उसका रिश्ता यहाँ है, इसलिए वो सिर्फ बिजनेस के लिए सब छोड़कर नहीं जाना चाहती। चांगचिंग कहता है कि वो जानता है रोंगहुआ बाकी महिलाओं से अलग है। उसके पास एबिलिटी है और कंपाउंड की छोटी सी दुनिया में वो अपनी पूरी टैलेंट इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए साइमन वाला मौका सच में बहुत अच्छा है। रोंगहुआ उसकी बात रोक कर कहती है कि वो पूरा जवाब पहले सुनना चाहती है। उसे पता है कि रोंगहुआ ने उसकी और इस फैमिली की वजह से ऑफर छोड़ा है। ये बात उसे छूती भी है, लेकिन उनकी शादी अभी ऑफिशियली हुई नहीं है। चांगचिंग नहीं चाहता कि शादी या रिलेशनशिप का नाम रोंगहुआ को बांध दे। अगर वो बाहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहती है तो वो उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेगा। चांगचिंग कहता है कि रोंगहुआ अभी यंग है और उसके सामने बहुत सारे रास्ते हैं। वो उसे फ्रीडम देने को तैयार है। ये बात सुनते ही रोंगहुआ हर्ट हो जाती है। वो कहती है कि उसने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और अपने पुराने सपने चांगचिंग और इस रिश्ते के लिए छोड़ दिए। बदले में चांगचिंग उसे फ्रीडम देकर जाने की बात कर रहा है। चांगचिंग समझाने की कोशिश करता है कि उसका ये मतलब नहीं था, लेकिन रोंगहुआ उसकी बात नहीं सुनती। वो पूछती है कि क्या चांगचिंग सच में उसे ऐसी लड़की समझता है जिसे रिलेशनशिप से ज़्यादा बाहर की दुनिया चाहिए। रोंगहुआ वहाँ से चली जाती है। चांगचिंग पीछे से उसका नाम पुकारता रहता है, लेकिन दोनों के बीच पैदा हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाता। कंपाउंड में कुछ महिलाएं डिनर और नई खुली दुकान के बारे में बात कर रही होती हैं। इसी बीच उनका टॉपिक वांग जिमैंगी की तरफ चला जाता है। वे कहती हैं कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कल्चरल सेंटर की मैं परफॉर्मर की प्राइवेट लाइफ ऐसी होगी। बाहर से वो बहुत ऊंची और दूर रहने वाली लड़की बनती थी, जबकि सीक्रेटली अनजान आदमियों के साथ उसके अफेयर्स चल रहे थे। उनके हिसाब से जिमैंगी के बिहेवियर ने पूरे कल्चरल सेंटर का नाम खराब कर दिया है। वे उसे रिस्पेक्टेड परफॉर्मर कहलाने लायक भी नहीं मानती। रोंगहुआ अभी भी चांगचिंग की फ्रीडम वाली बात से बहुत हर्ट है। वो गुस्से में उसे बस्टर्ड कहती है और बोलती है कि उसे उससे नफरत है। कुछ समय बाद रोंगहुआ हॉस्पिटल में वांग जिमैंगी के पास बैठी होती है। जिमैंगी गुस्से से पूछती है कि रोंगहुआ यहाँ अच्छी इंसान बनने का नाटक क्यों कर रही है। क्या उसकी ऐसी हालत देखकर अब रोंगहुआ खुश है? वह रोंगहुआ को वहाँ से चले जाने को कहती है। जिमैंगी पूछती है कि जब वो नदी में कूदकर अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी तब रोंगहुआ ने उसे क्यों बचाया। अगर वो मर जाती तो चांगचिंग के लिए रोंगहुआ के साथ कंपटीशन करने वाली कोई लड़की नहीं रहती। रोंगहुआ उसे मरने देती तो दोनों की प्रॉब्लम एक साथ खत्म हो सकती थी। रोंगहुआ लंबी सांस लेकर मानती है कि पहले उसे जिमैंगी पसंद नहीं थी। जिमैंग ने हर बात में उसे टारगेट किया, रास्ते में प्रॉब्लम खड़ी की और उसका रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। इस बात से वो मना नहीं कर सकती, लेकिन डिसलाइक करना अलग बात है और किसी इंसान को अपनी आंखों के सामने मरने देना अलग। रोंगहुआ किसी की जिंदगी यूं खत्म होते नहीं देख सकती। जिमैंगी रोते हुए कहती है कि कंपाउंड का हर व्यक्ति अब उस पर हंस रहा है। उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा। रोंगहुआ उसे डांटते हुए पूछती है कि क्या मर जाने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिसने उसके बारे में रूमर्स फैलाए, उसे धमकाया और उसे इस हालत में पहुंचाया। क्या झाओ तियानियों को उसके जीने या मरने से कोई फर्क पड़ेगा? अगर जिमैंगी मर गई तो झाओ उल्टा खुश होगा, क्योंकि उसके खिलाफ बोलने वाली सबसे ज़रूरी विटनेस खत्म हो जाएगी। वो बिना पनिशमेंट के बच निकलेगा। रोंगहुआ जिमैंगी से पूछती है कि क्या अब भी उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी असली प्रॉब्लम कौन है। दूसरी तरफ चांगचिंग रोंगहुआ को ढूंढ रहा है।
वो उसके डॉर्म और ऑफिस दोनों जगह चेक करता है, लेकिन रोंगहुआ कहीं नहीं मिलती। इसी दौरान उसे कुछ महिलाओं की बात सुनाई देती है। वे कह रही होती हैं कि इतनी प्राउड लड़की ने सिर्फ एक आदमी की वजह से नदी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। चांगचिंग पूरा कॉन्टेक्स्ट सुने बिना पूछता है कि नदी में कौन कूदा था। वो पैनिक में पूछता है कि क्या किसी ने रोंगहुआ को देखा है। उसे बताया जाता है कि रोंगहुआ हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही चांगचिंग और घबरा जाता है और पूछता है कि उसे किस मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया। पीछे से लोग उसे रोककर पूरी बात बताने की कोशिश करते हैं। असल में रोंगहुआ ने नदी में छलांग लगाकर किसी दूसरे व्यक्ति को बचाया था। उसने खुद सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, लेकिन तब तक चांगचिंग हॉस्पिटल के लिए निकल चुका है। बाकी लोग वरीड होते हैं कि आधी बात सुनकर हुआ ये मिसअंडरस्टैंडिंग अब और बड़ा न बन जाए। हॉस्पिटल में रोंगहुआ वांग जिमिंग को समझाना जारी रखती है। वो कहती है कि जिमिंग उससे नफरत कर सकती है, लेकिन अभी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि झाओ तियान्यू को उसके किए की पनिशमेंट मिले। किसी दूसरे आदमी की गलतियों के लिए जिमिंग को खुद को पनिश नहीं करना चाहिए। वो कल्चरल सेंटर की मैं परफॉर्मर है, उसके पास कई साल का डांस एक्सपीरियंस है और वो बहुत आगे जा सकती है। सिर्फ एक खराब आदमी के लिए अपनी टैलेंट और जिंदगी ख़त्म करना बेवकूफ़ी है। आदमी हो या न हो, महिलाएं अपने लिए अलग रास्ता बना सकती हैं और रिस्पेक्ट के साथ जी सकती हैं। रोंगहुआ कहती है कि जिमेंगी की टैलेंट दबने के लिए नहीं है, उसे अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए। तभी हॉस्पिटल पहुंचे चांगचिंग को उनकी कॉन्वर्सेशन का एक हिस्सा सुनाई देता है। उसे लगता है कि रोंगहुआ ने अपनी ज़िंदगी का डिसीजन ले लिया है। वो वाइडर वर्ल्ड और इंडिपेंडेंट लाइफ चुनना चाहती है। चांगचिंग अपने पुराने वर्ड्स याद करता है कि वो रोंगहुआ के डिसीजन की रिस्पेक्ट करेगा और उसे फ्रीडम देगा। वो सोचता है कि उसे रोंगहुआ के रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहिए। अगर रिलेशनशिप ख़त्म करने वाला बुरा आदमी बनना भी पड़े तो वो रोंगहुआ को रोक कर नहीं रखेगा। उधर जिमेंगी रोंगहुआ से पूछती है कि क्या वो सच में उसकी मदद करने को तैयार है। रोंगहुआ कहती है कि दोनों महिलाएं हैं और वो किसी भी महिला को डेड एंड तक जाते नहीं देख सकती, लेकिन वो एक बात फिर क्लियर कर देती है, फू चांगचिंग के अलावा किसी भी मामले में जिमेंगी मदद मांग सकती है। चांगचिंग को छोड़कर रोंगहुआ उसकी हर पॉसिबल मदद करेगी। जिमेंग इमोशनल होकर कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था उसकी सबसे खराब हालत में रोंगहुआ ही उसका साथ देगी। वो अपनी पुरानी हरकतों के लिए रोंगहुआ से माफ़ी मांगती है। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद रोंगहुआ और कंपाउंड की महिलाएं मिलकर झाओ तियान्यू के आने का इंतजार करती हैं। उन्हें यकीन है कि वो जिमेंगी को दोबारा डराने ज़रूर आएगा। जैसे ही झाओ पहुंचता है, रोंगहुआ कहती है कि उसे पहले से पता था वो अपनी घटिया हरकतें नहीं छोड़ेगा, इसलिए वे काफ़ी देर से वहीं उसका इंतजार कर रही थीं। रोंगहुआ के सिग्नल देते ही सभी महिलाएं झाओ को चारों तरफ से घेर लेती हैं। झाओ घबराकर पूछता है कि वे क्या कर रही हैं। अगले ही पल सभी उसकी पिटाई शुरू कर देती हैं। झाओ जोर जोर से मदद मांगता है और चिल्लाता है कि यहाँ एक आदमी को पीटा जा रहा है। वो यहाँ तक कहता है कि शायद महिलाओं ने गलत व्यक्ति पकड़ लिया है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार झाओ को अरेस्ट कर लिया जाता है। रोंगहुआ जिमेंगी को भरोसा दिलाती है कि अब झाओ उसे बुली नहीं कर सकेगा। जिमेंगी उसका शुक्रिया करके कहती है कि उसे लगा था वो पूरी जिंदगी झाओ के डर और ह्यूमिलिएशन में जीती रहेगी। रोंगहुआ कहती है कि वो अकेली नहीं है, महिलाओं को एक दूसरे का सपोर्ट और प्रोटेक्शन करना चाहिए। जब इतनी सारी महिलाएं उसके साथ खड़ी हैं तो कोई उसे आसानी से बुली नहीं कर सकता। बाकी मिलिट्री वाइफ्स भी रोंगहुआ की बात से अग्री करती हैं। वे जिमेंगी को अपने ग्रुप का हिस्सा मानकर उसे सपोर्ट करने का प्रॉमिस करती हैं। घर पहुंचते ही रोंगहुआ अपना सामान पैक देखकर चौंक जाती है। वो चांगचिंग से पूछती है कि इसका क्या मतलब है। चांगचिंग कहता है कि उसने जल्दी से रोंगहुआ की ज़रूरी चीज़ें पैक कर दी हैं। शायमन में उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए उसे ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। रोंगहुआ उसे साफ साफ एक्सप्लेन करने को कहती है। चांगचिंग बताता है कि वो अगली सुबह ऑर्गेनाइजेशन के पास जाकर उनकी मैरिज एप्लीकेशन वापस लेने की रिक्वेस्ट करेगा। वो सारी सिचुएशन समझाकर ये रिश्ता ख़त्म कर देगा। इसके बाद रोंगहुआ पूरी तरह फ्री होगी और साइमन जाकर अपनी पसंद की ज़िंदगी जी सकेगी। रोंगहुआ हर्ट होकर पूछती है कि क्या चांगचिंग उसे इतनी आसानी से जाने देगा। उसने कुछ ही देर में उसका सामान पैक करके उसे घर से बाहर भेजने का डिसीजन भी ले लिया। उसे लगता है कि वो चांगचिंग के लिए उतनी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं जितना वो समझती रही। रोंगहुआ बिटर होकर कहती है कि डिप्टी कमांडर बहुत अच्छे हैं, यही उनका रिस्पेक्ट और कॉम्प्रोमाइज़ है। बिना बात क्लियर किए उसका लगेज तैयार करके उसे दूर भेज देना। चांगचिंग के पास फीलिंग्स हैं, लेकिन वो यही सोचकर चुप रहता है कि वो रोंगहुआ के रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। रोंगहुआ कहती है कि जब डिप्टी कमांडर खुद चाहते हैं कि वो चली जाए तो वो उन्हें और परेशान नहीं करेगी, वो उनकी विश पूरी कर देगी। कमरे से बाहर निकलकर रोंगहुआ अंदर ही अंदर कहती है कि उसने एक पूरी एरा और अपनी पुरानी दुनिया छोड़कर चांगचिंग को चुना था, लेकिन चांगचिंग ने उसे बिना रोके जाने दिया। अब सब कुछ उसकी इच्छा के मुताबिक ही होगा।
रोंगहुआ जोमिंग के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। वो ट्रेन में जाने वाली होती है कि लिन शियाओयान और कंपाउंड की दूसरी महिलाएं वहां आ जाती हैं। वे खुशी जताती हैं कि रोंगहुआ अभी तक गई नहीं है। सभी जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी यहाँ पहुंची हैं। लिन पूछती है कि रोंगहुआ बिना अपनी बहनों को पूरी बात बताए कैसे जा सकती है। वे समझ जाती हैं कि उसका चांगचिंग के साथ झगड़ा हुआ है। महिलाएं कहती हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच कितनी भी प्रॉब्लम हो, उसे एक रात से ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। जिमेंगी पूछती है कि क्या रोंगहुआ और डिप्टी कमांडर का रिश्ता उसकी वजह से टूटा है। रोंगहुआ कहती है कि इसमें जिमेंगी की गलती नहीं है, चांगचिंग को अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। रोंगहुआ जिमेंगी से कहती है कि अगर वो अभी भी चांगचिंग को पसंद करती है तो उसे परस्यू कर सकती है। वो चाहती है कि जिमेंगी की विश पूरी हो जाए। चांगचिंग एक अच्छा आदमी है और उसके साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। ये सुनकर जिमेंगी भी समझ जाती है कि दोनों के बीच बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। रोंगहुआ सभी महिलाओं का उसे विदा करने आने के लिए शुक्रिया करती है। वो कहती है कि वो ठीक है, अब बस बाहर जाकर दुनिया देखना चाहती है। उसके जाने के बाद कंपाउंड में उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए सभी को अपनी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। महिलाएं पूछती हैं कि रोंगहुआ वापस कब आएगी। वे उसका इंतजार करेंगी। तभी स्टेशन वर्कर बताता है कि ट्रेन निकलने वाली है। रोंगहुआ जाने लगती है। उसकी सहेलियां उसे रास्ते के लिए खाना देती हैं और कहती हैं कि सफर में पैसे बचाने के चक्कर में भूखी न रहे। सभी उसे अपना ध्यान रखने और जल्दी वापस आने के लिए कहते हैं। रोंगहुआ हाथ हिलाकर बाय कहती है और आखिरकार ट्रेन की तरफ चली जाती है। रोंगहुआ के चले जाने के बाद चांगचिंग अकेला उसकी पुरानी यादों में खो जाता है। वो मन ही मन उससे कहता है कि वो उसे कैसे भूल सकता है। बचपन से अब तक रोंगहुआ का अपीयरेंस बहुत बदल चुका था, इसलिए शुरुआत में चांगचिंग उसे पहचान नहीं पाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि माँ ने जिस लड़की के साथ उसका रिश्ता तय किया है वही उसके बचपन वाली लड़की होगी। जब उसे हुक्ड फिंगर प्रॉमिस से रोंगहुआ की असली पहचान याद आई तब भी उसने बात नहीं बताई। उसे डर था कि रोंगहुआ अपने बचपन की बात और शादी का प्रॉमिस कब का भूल चुकी होगी। फिर वो दिन आया जब चांगचिंग को पता चला कि रोंगहुआ पर हमला हुआ है। उस समय उसका दिल जितना घबराया था उतना पहले कभी नहीं हुआ। तभी उसे समझ आया कि रोंगहुआ के लिए उसकी फीलिंग्स उसकी सोच से कहीं ज़्यादा डीप हैं। उसने कभी खुलकर नहीं कहा, लेकिन वो रोंगहुआ के बिना नहीं रह सकता। चांगचिंग को लगता है कि रोंगहुआ हर बार उसकी ज़िंदगी में अचानक आती है और फिर अचानक गायब हो जाती है, लेकिन वो अब भी सोचता है कि इतनी टैलेंटेड रोंगहुआ को कंपाउंड की छोटी दुनिया में नहीं रुकना चाहिए। वो बेहतर ज़िंदगी डिजर्व करती है। चांगचिंग मैरिज और बचपन में किए गए प्रॉमिस के नाम पर उसे बांधना नहीं चाहता, इसलिए वो दर्द के बावजूद उसे जाने देता है। 5 साल गुजर जाते हैं। शायमिन में रोंगहुआ अब एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बन चुकी है। एक बड़ी मीटिंग खत्म होने के बाद कस्टमर उससे विदा लेकर चला जाता है। उसका कॉलीग उसे आज की एक और बड़ी डील क्लोज करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। रोंगहुआ भी कहती है कि इस सक्सेस में उसकी मेहनत का बड़ा हिस्सा है। अपने लिए रोंगहुआ सोचती है कि ये बिजनेस मॉडल उसके लिए सिर्फ पुरानी नॉलेज को दोबारा इस्तेमाल करना है। वो 1990 सेकंड के कॉस्ट और मार्केट के हिसाब से पहले से टेस्टेड आइडियाज लगा रही है, इसलिए सक्सेस का चांस नेचुरली ज्यादा है। कलीग पूछती है कि वो फिर ऐसी स्ट्रेंज बातें क्यों कर रही है। रोंगहुआ तुरंत बात बदलकर कहती है कि उसका मतलब है ये पूरी टीम की मेहनत का रिजल्ट है। वो अपनी कलीग की भी तारीफ करती है। कॉलीग उसे घर छोड़ने की ऑफर देती है, लेकिन रोंगहुआ मना कर देती है। वो थोड़ी देर अकेले चलना और फ्रेश एयर में अपना माइंड क्लियर करना चाहती है। दूसरी तरफ फू चांगचिंग इन 5 सालों में एक बार फिर प्रमोट हो चुका है। उसे नया अवार्ड भी मिला है। वो रोंगहुआ को याद करते हुए कहता है कि लॉजिकली इन अचीवमेंट्स पर उसे बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन रोंगहुआ के बिना उसे अब किसी खुशी का एहसास ही नहीं होता। प्रमोशन और मेडल्स उसके पास हैं, लेकिन जिस इंसान के साथ वो ये खुशी शेयर करना चाहता था वही उसकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है। एक रात वांग जिमेंगी चांगचिंग के ऑफिस आती है। चांगचिंग पूछता है कि वो किस काम से आई है। जिमेंगी सबसे पहले अपने पुराने गलत कामों के लिए माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि उस समय जेलसी ने उसे अंधा कर दिया था। उसकी सोच बहुत छोटी हो गई थी और उसने रोंगहुआ व चांगचिंग दोनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। चांगचिंग कहता है कि वो सब पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन जिमेंगी बताती है कि वो आज फॉरगिवनेस मांगने नहीं आई। उसे पता है कि शायद वो फॉरगिवनेस डिजर्व भी नहीं करती। वो सिर्फ चांगचिंग को सच बताना चाहती है। रोंगहुआ का साइमन चले जाना इस बात का प्रूफ नहीं था कि उसने चांगचिंग से प्यार करना बंद कर दिया था। असल में बात बिल्कुल उल्टी थी। हॉस्पिटल वाली रात जिमेंगी ने चांगचिंग को बाहर खड़े देखा था। उस समय रोंगहुआ उसे समझा रही थी कि किसी आदमी के लिए अपनी टैलेंट बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हर महिला के पास अपना अलग स्पेस और जिंदगी होनी चाहिए।
रोंगहुआ ये सब सिर्फ जिमेंगी को दोबारा जीने की हिम्मत देने के लिए कह रही थी। उसने खुद कभी चांगचिंग को छोड़कर किसी फ्री लाइफ के पीछे जाने का प्लान नहीं बनाया था। रोंगहुआ ने मैनेजर जाओ का शायमन वाला ऑफर रिजेक्ट करते हुए खुद कहा था कि उसका घर और उसकी जड़ें चांगचिंग के पास हैं। लेकिन उसी रात चांगचिंग ने उसे फ्रीडम देने की बात कही और उसका सामान भी पैक कर दिया। रोंगहुआ को लगा कि चांगचिंग अब उसे नहीं चाहता, इसलिए वो टूटे दिल के साथ साइमन चली गई। जिमेंगी चांगचिंग को रोंगहुआ की वो बात भी बताती है जिसमें उसने मदद करने का प्रॉमिस किया था। चांगचिंग को छोड़कर वो हर मैटर में जिमेंगी का साथ देगी। इससे साफ है कि रोंगहुआ ने कभी चांगचिंग को छोड़ा ही नहीं था। 5 साल पहले स्टेशन पर गुस्से में कहीं उसकी बातें उसके असली दिल की बात नहीं थी। जिमेंगी चांगचिंग से कहती है कि वो साइमन जाकर रोंगहुआ को ढूंढे। रोंगहुआ उससे प्यार करती है और उसकी फीलिंग्स कभी नहीं बदली। चांगचिंग को यहाँ बैठकर फोटोज और मेडल्स देखते हुए खुद को हर्ट नहीं करना चाहिए। रोंगहुआ को भी साइमन में अकेले नहीं रहना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो उन्हें हर बार एक दूसरे को छोड़ने की बात करना बंद करना होगा। 5 साल की दूरी और गलतफहमी का सच जानने के बाद चांगचिंग के मन में रोंगहुआ के लिए सिर्फ एक बात बचती है, मुझे माफ कर दो। उधर रोंगहुआ अपनी कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग कर रही है। वो मिस्टर जांग से कहती है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का शाओ वांग उन्हें पूरा प्लान डिटेल में समझाएगा। मार्केट रिसर्च के हिसाब से कंपनी का अगला प्रोडक्ट सीरीज हाई एंड गिफ्ट्स को टारगेट करेगा। अगले क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने की उम्मीद है और इससे कंपनी की मार्केट शेयर बढ़ सकती है। रोंगहुआ पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ प्रेजेंटेशन सुनती है और मीटिंग को आगे बढ़ाती है। इसी समय फू चांगचिंग रोंगहुआ की कंपनी के रिसेप्शन पर पहुंचता है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उसे रोंगहुआ से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट पहले कंफर्म करती है कि क्या वो कंपनी की जनरल मैनेजर रोंगहुआ की बात कर रहा है, फिर उससे अपॉइंटमेंट के बारे में पूछती है। चांगचिंग मानता है कि उसने अपॉइंटमेंट नहीं ली, लेकिन उसके पास रोंगहुआ से कहने के लिए बहुत जरूरी बात है। वो रिसेप्शनिस्ट से सिर्फ इतना बताने को कहता है कि फू चांगचिंग उससे मिलने आया है। रिसेप्शनिस्ट कंपनी पॉलिसी का नाम लेकर उसे अंदर जाने से रोक देती है। रोंगहुआ इस समय एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में है और बिना अपॉइंटमेंट कोई उससे नहीं मिल सकता। चांगचिंग वहां इंतजार करने को तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद वो रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो कम से कम कॉल करके उसका नाम बता दे। रोंगहुआ सिर्फ नाम सुनते ही जरूर बाहर आएगी। रिसेप्शनिस्ट दोबारा मना कर देती है। तभी कंपनी का एक एम्प्लॉय वहां आकर पूछता है कि इतना शोर क्यों हो रहा है। उसे चांगचिंग के कपड़े और सिंपल अपीयरेंस पसंद नहीं आते। वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि ऐसे आदमी को तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि उसके वहां खड़े रहने से कंपनी की इमेज खराब हो रही है। चांगचिंग कहता है कि वो जॉब मांगने नहीं आया, उसे रोंगहुआ से प्राइवेट मैटर पर बात करनी है। एम्प्लॉय उसका मजाक उड़ाकर पूछता है कि जनरल मैनेजर रोंगहुआ का उसके जैसे आदमी के साथ क्या प्राइवेट काम हो सकता है। वो चांगचिंग से आईने में खुद को देखने और अपनी पोजीशन समझने को कहता है। चांगचिंग बहस छोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है तो एम्प्लॉय सिक्योरिटी बुलाने लगता है। वो बार बार कहता है कि चांगचिंग को बाहर निकाल दिया जाए। उसी समय रोंगहुआ अपनी मीटिंग खत्म करके मिस्टर जांग को विदा करने बाहर आती है। एम्प्लॉय उसे देखकर जल्दी से कहता है कि कोई रैंडम आदमी उसे परेशान करने आया है और वो उसे सिक्योरिटी से बाहर निकलवाने वाला था। रोंगहुआ उससे पूछती है कि उसने अभी चांगचिंग को क्या कहा। एम्प्लॉय फिर उसे बेकार आदमी बताने की कोशिश करता है। रोंगहुआ सबके सामने कहती है कि वो बताएगी ये आदमी कौन है। उसका नाम फू चांगचिंग है। वो देश को प्रोटेक्ट करने वाला सोल्जर और कई मिलिट्री मेडल्स जीत चुका हीरो है। इसके बाद वो एम्प्लॉय से कहती है कि अगले दिन से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। उसकी कंपनी में ऐसे इल मैनर्ड लोगों के लिए जगह नहीं जो सोल्जर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। रोंगहुआ उसे तुरंत कंपनी से निकल जाने को कहती है। एम्प्लॉय अपनी गलती समझकर माफ़ी मांगता है, लेकिन डिसीजन हो चुका है। सभी के चले जाने के बाद रोंगहुआ और चांगचिंग 5 साल बाद एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। रोंगहुआ बस इतना कहती है कि काफ़ी समय हो गया, फिर उसे अपने साथ ऑफिस के अंदर चलने को कहती है। इसके बाद दिखता है कि साइमन आने से पहले चांगचिंग अपने मिलिट्री डायरेक्टर के ऑफिस गया था। उसने 3 दिनों की लीव मांगी थी। डायरेक्टर ने पूछा था कि अचानक लीव क्यों चाहिए। चांगचिंग ने जवाब दिया कि वो साइमन जाकर रोंगहुआ को ढूंढना चाहता है। ये सुनकर डायरेक्टर बहुत खुश हुआ था। उसने कहा था कि चांगचिंग को आखिरकार सही बात समझ आ गई। उसकी लीव तुरंत अप्रूव कर दी गई, लेकिन डायरेक्टर ने एक कंडीशन रखी थी, चांगचिंग को रोंगहुआ को वापस लेकर आना ही होगा। अगर वो अकेला लौटा तो डायरेक्टर उसे छोड़ेगा नहीं। चांगचिंग ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टास्क कंप्लीट करने की गारंटी दी थी। वो इस लीव को अपनी फैमिली से मिलने की छुट्टी बताकर साइमन आया था। कुछ समय बाद चांगचिंग रोंगहुआ के साइमन वाले बड़े घर में बैठा है। रोंगहुआ उसे अपने फ्रेंड द्वारा दिया गया खाना टेस्ट करवाती है। चांगचिंग कहता है कि टेस्ट अच्छा है।
रोंगहुआ पूछती है कि उसे उसका घर कैसा लगा। चांगचिंग मानता है कि घर बड़ा और खूबसूरत है, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ सोने की बड़ी जगह है। मिलिट्री कंपाउंड जितनी लाइफ और आवाज यहाँ नहीं है। चांगचिंग कंपाउंड की खबरें बताने लगता है। लिन शियाओयान का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और उसकी शॉप भी एक्सपैंड हो चुकी है। वांग जियानगो, जो हमेशा रोंगहुआ से किसी लड़की का इंट्रोडक्शन मांगता था, उसने भी पिछले 2 सालों में शादी कर ली। अब उसके कई बच्चे हैं। फिर चांगचिंग रोंगहुआ से पूछता है कि उसकी अपनी जिंदगी कैसी चल रही है। रोंगहुआ कहती है कि वो अभी भी पहले जैसी है। कुछ देर चुप रहने के बाद रोंगहुआ पूछती है कि क्या चांगचिंग ने इन 5 सालों में कभी उसके बारे में सोचा। चांगचिंग तुरंत जवाब नहीं देता। उसकी चुप्पी से रोंगहुआ हर्ट होकर उठने लगती है। तभी चांगचिंग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि पिछले 5 सालों में ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब उसने रोंगहुआ को याद न किया हो। वो रोंगहुआ का नाम लेकर 5 साल पहले हुई अपनी गलती मानना चाहता है। रोंगहुआ उसकी बात समझती है, लेकिन अभी उसे पूरा आंसर नहीं देती। वो चांगचिंग को इतने सालों बाद उससे मिलने आने के लिए थैंक्स कहती है। फिर ऑकवर्ड तरीके से बताती है कि वो नहाने जा रही है। कुछ देर बाद बाथरूम से रोंगहुआ फू चांगचिंग को आवाज देती है। चांगचिंग तुरंत जवाब देता है कि वो बाहर मौजूद है। रोंगहुआ उससे अपना अंडरगारमेंट निकाल कर देने को कहती है। वो बताती है कि सामान बाईं तरफ वाली दूसरी कैबिनेट में रखा है। ये सिचुएशन चांगचिंग को उनकी पहली मुलाकात के बाद हुआ वही बाथरूम वाला इंसिडेंट याद दिला देती है। तब भी रोंगहुआ बिना पूरे कपड़ों के बाहर आई थी और उसने अपना ब्रा सूटकेस से निकाल कर देने को कहा था। वही पुरानी बातें जैसे फिर से सामने आ जाती हैं। सफेद ब्रा, चांगचिंग का खुद को जवान आदमी बताकर शर्माना और रोंगहुआ का उसे लगातार छेड़ना, सब कुछ 5 साल पुरानी इंटीमेसी वापस ले आता है। दोनों समझ जाते हैं कि दूरी चाहे 5 साल की रही हो, उनके बीच की फीलिंग्स खत्म नहीं हुई। बाथरूम वाली ऑकवर्डनेस के बाद चांगचिंग फाइनली रोंगहुआ के सामने अपने दिल की बात रखता है। वो उसका नाम लेकर पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। चांगचिंग कहता है कि इस समय उसके पास रोंगहुआ जितना बड़ा घर, लग्जरी कार्स या बिजनेस वेल्थ नहीं है। रोंगहुआ बीच में ही उसे रोक देती है। वो कहती है कि ये सारी चीज़ें उसके पास पहले से हैं। उसे चांगचिंग से पैसा, घर या कार नहीं चाहिए, वो सिर्फ उसका दिल चाहती है। रोंगहुआ बताती है कि वो एक पूरी एरा की नॉलेज अपने साथ लेकर आई है, लेकिन इतनी पॉसिबिलिटीज और नॉलेज के बाद भी चांगचिंग ही वो अकेला फ्यूचर है जिस पर वो अपनी पूरी जिंदगी लगाना चाहती है। इसलिए उसका जवाब हाँ है। वो फू चांगचिंग से शादी करने के लिए तैयार है। चांगचिंग इमोशनल होकर कहता है कि वो इसी जवाब का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। रोंगहुआ भी मानती है कि उसने चांगचिंग के वापस आने का बहुत इंतजार किया। आखिरकार रोंगहुआ और फू चांगचिंग की शादी का दिन आ जाता है। उनके आसपास मिलिट्री कंपाउंड के पुराने दोस्त, बच्चे और उन्हें सपोर्ट करने वाले सभी लोग मौजूद हैं। लोग पिछले 2 दिनों में खींची गई फोटोज एक दूसरे को दिखा रहे हैं। बच्चे खुशी से वेडिंग कैंडीज बांटते घूम रहे हैं। तभी अनाउंसमेंट होता है कि ब्राइड और ग्रूम अंदर आ रहे हैं। सभी तालियों और खुशी के साथ रोंगहुआ व चांगचिंग का स्वागत करते हैं। सही समय आने पर उनकी वेडिंग सेरेमनी शुरू की जाती है। दोनों सबसे पहले हेवन और अर्थ के सामने बाउ करते हैं। बैकग्राउंड में प्यार और किसी को बार बार याद करने वाली लाइन सुनाई देती हैं। इसके बाद पेरेंट्स के सामने बाव करने की बारी आती है। रोंगहुआ और चांगचिंग के माता पिता वहां मौजूद नहीं हैं। मिलिट्री डायरेक्टर आगे आकर उनकी जगह बैठता है। वो पूछता है कि उसका इस तरह शामिल होना ठीक है या नहीं। सभी कहते हैं कि वो बिल्कुल सही व्यक्ति है। रोंगहुआ और चांगचिंग उसके सामने पेरेंट्स वाला दूसरा बो पूरा करते हैं। फिर हस्बैंड और वाइफ के रूप में दोनों एक दूसरे के सामने बो करते हैं। सेरेमनी पूरी होते ही आसपास मौजूद लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। चांगचिंग रोंगहुआ से कहता है कि उसने आखिरकार इस दिन का इंतजार पूरा कर लिया। रोंगहुआ जवाब देती है कि वो भी इसी दिन का इंतजार कर रही थी। सभी गेस्ट दोनों को किस करने के लिए कहते हैं। बार बार एक किस की आवाजें आने लगती हैं। रोंगहुआ और फू चांगचिंग अपने दोस्तों की चीयर्स के बीच आखिरकार हस्बैंड और वाइफ बनकर अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। और इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं एंड होता है।